हमारे मुआशरे में ना आमतौर पर ये समझा जाता है कि ख़वातीन की जो सेक्सुअलिटी है वो एक बड़ी ही सीधी सादी और सिंपल सी इक्वेशन है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा नैरेटिव जो सदियों से हमारे दिमाग में बिठाया गया है। एग्जैक्टली यानी ये समझा जाता है कि ख़वातीन सिर्फ मोहब्बत या किसी इमोशनल कनेक्शन या फिर रिप्रोडक्शन के लिए यानी आगे फैमिली बढ़ाने के लिए सेक्स करती हैं। लेकिन आज के इस तफसीली जायजे में हम जिस रिसर्च को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, उसने इस ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया है। सही बात है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग ही नजर आती है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी किताब पर आगाज करेंगे जिसने फीमेल सेक्सुअल मोटिवेशंस के हर पेचीदा पहलू को वाज़ेह किया है। किताब का नाम है व्हाई वुमेन हैव सेक्स और इसके मुसन्निफीन हैं सिंडी एम मेस्टन पीएचडी एंड डेविड एम बस पीएचडी। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि जब आप इस डेटा और साइंस की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और डीपली लेयर्ड है। हाँ, और इस किताब के बैकग्राउंड की बात करें तो ये कोई रैंडम थ्योरीज का मजमुआ नहीं है। मतलब ये एक मैसिव रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें 3000 से ज्यादा खवातीन शामिल थीं। वाओ, 3000! ये तो काफी बड़ा सैंपल साइज है। एग्जैक्टली और सबसे हैरानकुन डेटा पॉइंट जो पहली फुर्सत में सामने आया वो ये था कि इस स्टडी में 237 मुख्तलिफ सेक्सुअल मोटिवेशंस रिकॉर्ड की गईं। जरा सोचें, 237 मुख्तलिफ वजूहात, वे 237, यानी ये सिर्फ लव या प्लेजर वाले जो कन्वेंशनल बॉक्सेस होते हैं उनमें फिट ही नहीं आते होंगे। बिल्कुल नहीं। इनमें बोरियत दूर करने से लेकर स्ट्रेस रिलीफ, पार्टनर्स की तवज्जो हासिल करना और यहाँ तक कि किसी से बदला लेने जैसी मोटिवेशंस भी शामिल हैं। और इस डेटा को एनालाइज करने वाली टीम खुद बहुत इम्प्रेसिव है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। सही। सिंडी मेस्टन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो खवातीन की सेक्सुअलिटी की साइकोफिजियोलॉजी पर महारत रखती हैं, और डेविड बस एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर इस मौजू को जब क्लिनिकल और एवोल्यूशनरी दोनों लेंसेज से देखा तो रिजल्ट्स वाकई आंखें खोल देने वाले थे। तो इस सफ़र का आगाज़ करते हैं किताब के उस बुनियादी हिस्से से जो कि ह्यूमन माइंड और हिस्ट्री को सेट करता है। इंट्रोडक्शन, इनसाइड द सेक्सुअल माइंड। इस सेक्शन में ऑथर्स ने बताया है कि हम एग्जैक्टली इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे जहां हम सेक्सुअलिटी को साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री में देखें तो इस टॉपिक पर एकेडमिक बात करना ही एक टैबू समझा जाता था। बिल्कुल। 19th सेंचुरी में क्राफ्ट एबिंग जैसे लोग थे जिन्होंने पहली बार केस स्टडीज लिखी। हालांकि उनकी अप्रोच काफ़ी फ्लॉड थी। वो मानते थे कि हर सेक्सुअल वेरिएशन की जो जड़ है वो मैस्टरबेशन है। और फिर सिगमंड फ्रॉइड का दौर आया, जिन्होंने चाइल्डहुड ड्राइव्स और सबकॉन्शियस पर लंबी बहस की, लेकिन उनके पास कोई एम्पेरिकल डाटा नहीं था। एग्जैक्टली, डेटा तो था ही नहीं। साइंस असल में तब शुरू हुई जब अल्फ्रेड किन्जी ने 18,000 मर्दों और औरतों के बाकायदा इंटरव्यूज लिए और डेटा टेबल्स बनाए। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब मास्टर्स और जॉनसन ने सोसाइटी के तमाम टैबूज को तोड़कर एक्चुअल लेबोरेटरी में लोगों की फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। What's fascinating here is कि उस सफ़र को अगर हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो लीप बहुत मैसिव है। मास्टर्स और जॉनसन का काम डेफिनेटली ग्राउंड ब्रेकिंग था, क्योंकि उन्होंने लोगों की एक्चुअल फिजिकल रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर किया, ना कि सिर्फ उनकी कही हुई बातों पर यकीन किया। सही। लेकिन आजकल साइंस कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। मेस्टन और बस ने इस किताब में बताया है कि आजकल रिसर्चर्स फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एफएमआरआई और वैजिनल फोटोप्लेथिस्मोग्राफी जैसी एडवांस डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी बेसिकली वो ब्रेन और बॉडी दोनों को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इन डिवाइसेस की मदद से हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि सेक्सुअल अराउजल के वक्त ब्रेन के कौन से पार्ट्स लाइट अप हो रहे हैं और जेनिटल्स में ब्लड फ्लो किस तरह चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में एक बुनियादी एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है,
हम सब जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, जहां एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कौन जिंदा रहेगा। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात। सही। लेकिन डार्विन की एक दूसरी थ्योरी भी थी, सेक्सुअल सिलेक्शन। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक मेट चॉइस और दूसरा इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन, यानी एक ही सेक्स के लोगों के दरमियान बेहतर मेट हासिल करने की जंग। यानी ये कॉन्सेप्ट मुझे एसेंशियली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब हम एवोल्यूशन का सोचते हैं तो जहन में किसी डॉक्यूमेंट्री का वो सीन आता है जहां एक शेर शिकार कर रहा है, राइट हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली किसी एक्शन मूवी की तरह। राइट। लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो किसी हाईली स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्स डेटिंग शो की तरह है, जहां फिजिकल सर्वाइवल से ज्यादा आपकी सोशल रेप्यूटेशन, अट्रैक्शन और कंपटीशन के डायनामिक्स मैटर करते हैं। एग्जैक्टली। डार्विन खुद कहता था कि मोर यानी पीकॉक के लंबे और चमकदार पर देखकर उसे हेडेक होने लगता था, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक ऐसे भारी और प्रोमिनेंट पर मोर को प्रेडेटर्स का आसान शिकार बनाते हैं। तो फिर वो पर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? वो कि उन परों का मकसद जिंदा रहना था ही नहीं, उनका मकसद पीहन को अट्रैक्ट करना था। ये सेक्सुअल सिलेक्शन का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। और इस डिस्कशन में ना लोगों को लगता है कि कंपटीशन सिर्फ मर्दों के दरमियान होता है। हाँ, आमतौर पे यही समझा जाता है। लेकिन इस किताब ने हाईलाइट किया है कि खवातीन के दरमियान फीमेल फीमेल कंपटीशन उतना ही इंटेंस होता है, बस इसका स्टाइल फिजिकल और वायलेंट होने के बजाय डीपली साइकोलॉजिकल होता है। ओह, यानी वो फिजिकल फाइट्स नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ये अलायंस फॉर्मेशन, सोशल मैन्यूवरिंग और राइवल मेट्स की रेप्यूटेशन को सटल तरीकों से डैमेज करने के जरिए लड़ा जाता है, ताकि बेस्ट पॉसिबल मेट तक एक्सेस हासिल हो। वाओ, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ऑफिस पॉलिटिक्स या सोशल सर्कल्स की गॉसिप समझते हैं, वो बेसिकली बायोलॉजिकली हार्डवायर्ड कंपटीशन है। अब जब हम मेट सिलेक्शन और अट्रैक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए किताब के अगले हिस्से पर चलते हैं, व्हाट टर्न्स वुमेन ऑन। ये चैप्टर तो वाकई बहुत सारे मिथ्स को चैलेंज करता है। बिल्कुल, इस चैप्टर ने तो कई आम ख्यालात को हिलाकर रख दिया है। पहले तो उन्होंने अट्रैक्शन की बुनियाद को प्रॉक्सिमिटी यानी करीब होने पर रखा है। ये कितना अजीब फैक्ट है कि हम किसी को जितना ज्यादा देखते हैं, रेगुलरली उनके आसपास रहते हैं, वो हमें नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में इसे मिरर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में। एग्जैक्टली। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें 5000 मैरिजेस का डेटा देखा गया और उनमें से 1/3 कपल्स शादी से पहले एक दूसरे के 5 ब्लॉक्स के रेडियस में रहते थे। या वो फेमस एक्सपेरिमेंट याद करें, जहां एक लड़की कॉलेज की क्लास में सिर्फ चुपचाप आकर बैठती रही, उसने किसी से बात तक नहीं की। ओ हाँ, और उसके बावजूद सेमेस्टर के एंड में उसका क्या रिजल्ट आया था? एब्सोल्युटली। सेमेस्टर के आखिर में बाकी स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली उसे क्लासेस में ना आने वाली लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रेट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे रोज देखते थे। लेकिन इस एक्सपोजर के साथ साथ ऑथर्स ने मिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। द एक्सोटिक बिकम्स इरोटिक। थोड़ा सा सस्पेंस और नॉवेल्टी भी ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को फायर अप करता है। प्रॉक्सिमिटी और मिस्ट्री तो वैसे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे माइंड ब्लोइंग सेक्शन सेंट यानी खुशबू और बायोलॉजी पर मबनी है। अच्छा, सेंट का इतना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। खवातीन की ऑल्फैक्टरी सेंसेस यानी सूंघने की सलाहियत मर्दों के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव होती है, और ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया है कि औरतों के लिए एक मेट चुनने में उसकी सेंट उसके विजुअल अपीयरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वेट, यानी दिखने से ज्यादा सूंघना मैटर करता है? ये तो किसी परफ्यूम वगैरह की बात नहीं हो रही होगी? बिल्कुल नहीं। ये किसी आर्टिफिशियल खुशबू की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे डीएनए में मौजूद एमएचसी जीन्स की बात है। एमएचसी जीन्स बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को कोड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जिस्म बीमारियों से कैसे लड़ेगा। और बायोलॉजी ने खवातीन को इस तरह वायर किया है कि वो उन मर्दों की सेंट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके एमएचसी जीन्स उनके अपने जीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। ताकि एवोल्यूशनरी स्पीकिंग, जब उन दोनों के जीन्स मिलकर एक नया इंसान बनाएं, तो आने वाले बच्चे का इम्यून सिस्टम ज्यादा ब्रॉड और डाइवर्स हो, वो ज्यादा बीमारियों से बच सके। परफेक्टली सेड। एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे अक्सर स्वेटी टी शर्ट स्टडी कहा जाता है। ओह, स्वेटी टी-शर्ट्स, साउंड्स ग्रोस।
थोड़ा सा है, लेकिन साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें रिसर्चर्स ने मर्दों को 5 दिन तक मखसूस कॉटन टी शर्ट्स पहनाई ताकि उनका नेचुरल पसीना और सेंट कपड़े में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। उस दौरान उन मर्दों को कोई सेंटेड साबुन या मसालेदार खाना अलाउ नहीं था। सही, ताकि प्योरली उनकी नेचुरल बॉडी ओडर रहे। एग्जैक्टली। फिर खवातीन को लैब में बुलाया गया और उन्होंने वो टी शर्ट सूंघ के रेट करनी थी। रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही आए। खवातीन को उन्हीं मर्दों की सेंट डीपली अट्रैक्टिव और प्लीजिंग लगी जिनके MHC जीन्स उनके अपने जीन्स से डिस्टिंक्टली डिफरेंट थे। वाह, और जिनके सेम थे? जिन मर्दों के जीन्स उनसे सिमिलर थे, उनकी टी शर्ट्स की सेंट खवातीन को नागवार और इरिटेटिंग लगी। एवोल्यूशन प्रैक्टिकली उनकी नाक के जरिए गाइड कर रही थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की एक स्टडी में देखा गया कि जिन मैरिड कपल्स के MHC जीन्स आपस में ज्यादा सिमिलर होते हैं, उन रिलेशनशिप्स में औरत का पार्टनर के साथ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ जीन्स सिमिलर होने की वजह से? हाँ, और इसके साथ ओव्यूलेशन के वक्त खवातीन को बिल्कुल सिमेट्रिकल और मुतवाजन फीचर्स वाले मर्दों की सेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि सिमेट्री डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हेल्थ और लो जेनेटिक म्यूटेशन को सिग्नल करती है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ इस एवोल्यूशनरी लॉजिक पर एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक देना है। अगर ये सब नेचुरली हमारे अनसीन जीन्स और इम्यून सिस्टम्स ही डिसाइड कर रहे हैं, अगर सर्वाइवल मैकेनिज्म इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो सिर्फ स्मेल से राइट पार्टनर ढूंढ रहा है, तो फिर खवातीन एक्सटर्नली फिजिकल ट्रेट्स की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों होती हैं, जैसे हाइट या वी शेप्ड बॉडी? क्या ये एक्सटर्नल ट्रेट्स सिर्फ दिखावा नहीं है, या हॉलीवुड और मीडिया के बनाए हुए शैलो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। लेकिन देखें, हाइट और वी शेप्ड बॉडी प्योरली मीडिया कंस्ट्रक्ट नहीं है। ये डीपली रूटेड एवोल्यूशनरी सिग्नल्स हैं। हंटर गैदरर जमाने को सोचें, फिजिकल हाइट सीधा सीधा प्रोटेक्शन, रिसोर्स गैदरिंग और हाई स्टेटस को सिग्नल करती थी। सही, यानी लंबा आदमी बेहतर बचा सकता है। बिल्कुल। लंबा कद बेसिकली सोसाइटी में डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए एक टूल था, और ये हार्डवायरिंग आज भी वैलिड है। मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि सोसाइटी ऑटोमेटिकली टॉल मेन को लीडर मान लेती है। उनकी जॉब सैलरीज एवरेज हाइट वालों से प्रैक्टिकली ज्यादा होती है। दूसरी तरफ वी शेप टॉर्सो, ब्रॉड शोल्डर्स और नैरो हिप्स, हाई टेस्टोस्टेरोन, फिजिकल स्ट्रेंथ और डिजीज फ्री हेल्थ का एक अनडिनायबल इंडिकेटर है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि मर्दों को लगता है औरतें कुछ और ही चाहती हैं। हाँ, इस बॉडी आइडियल के हवाले से मेल साइकोलॉजी और फीमेल प्रेफरेंसेस में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। मर्दों ने इस वी शेप कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम पर ले जाकर ओवर इंजीनियर कर दिया है। अच्छा, डिस्कनेक्ट कहाँ आता है एग्जैक्टली? मर्द अक्सर आम तौर पर सोचते हैं कि खवातीन को मैसिव बल्की मसल्स पसंद हैं। जब रिसर्चर्स ने डेटा देखा तो मर्दों का ख्याल था कि औरतें मेंस हेल्थ मैगजीन पर नजर आने वाले एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। राइट, वो ह्यूज बाइसेप्स वाले लोग। एग्जैक्टली। लेकिन खवातीन का आइडियल प्रेफरेंस बिल्कुल अलग निकला। वो कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में दिखाए गए लीनर, एथलेटिक और थोड़े कम बल्कि फिजिक्स को ज्यादा पसंद करती हैं। मर्दों का एक्सट्रीम मस्कुलैरिटी का ऑब्सेशन असल में इंट्रासेक्सुअल कॉम्पिटिशन का नतीजा है। वेट, यानी मर्द दूसरे मर्दों को इंटिमिडेट करने के लिए मसल बनाते हैं, लेकिन दिमाग में ये सोचते हैं कि वो औरतों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अनकॉन्शियसली दूसरे मर्दों से compete कर रहे होते हैं। ये फैक्ट तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। सो बेसिकली जिम में हैवी वेट्स उठाते मर्द लार्जली दूसरे मर्दों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। वैसे इस एक्सटर्नल अट्रैक्शन को फर्दर डीकंस्ट्रक्ट करते हुए इस चैप्टर में चेहरे और आवाज पर भी फोकस किया गया है। यहाँ ड्यूल मेटिंग स्ट्रैटेजी का जिक्र आता है, जो औरतों की बायोलॉजी को वाकई दो अलग डायरेक्शंस में पुल करती है। ड्यूल मेटिंग स्ट्रैटेजी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। बेसिकली जॉ लाइन, ब्रॉड चिन और स्ट्रॉन्ग ब्राउ रिजेस मर्दों में मैस्कुलिन फीचर्स माने जाते हैं, जो हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनते हैं। सही। अब हाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो जो मर्द इन फीचर्स को कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहा है और बीमार नहीं पड़ रहा, वो ओपनली सिग्नल कर रहा है कि उसके जीन्स बेसिकली बुलेट प्रूफ है।
एवोल्यूशन की जबान में इसे ऑनेस्ट सिग्नल कहते हैं। अच्छा, तो इसका ड्यूल स्ट्रेटजी से क्या कनेक्शन हुआ? कनेक्शन ये है कि स्टडीज ने दिखाया है कि औरतें मंथली साइकिल में स्पेसिफिकली ओव्यूलेशन के वक्त जब फर्टाइल होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं, इन हाईली मैस्कुलिन फेसेस को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। वो सबकॉन्शियसली गुड जीन्स ढूंढ रही होती हैं। लेकिन जब बात एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की आती है, तब ये स्ट्रैटेजी फ्लिप हो जाती है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए बायोलॉजी कुछ और डिमांड करती है। बिल्कुल। हाईली मैस्कुलिन मेन हिस्टोरिकली रिस्क टेकर्स, अग्रेशन प्रोन और कम लॉयल पाए गए हैं। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और बच्चों की परवरिश के लिए औरतें ऐसे फीचर्स चुनती हैं जो थोड़े कम मैस्कुलिन और थोड़े ज्यादा वार्म और रिलायबल हों। यानी वो बेसिकली गुड जीन्स वर्सेस गुड डैड के दरमियान ट्रेड ऑफ कर रही होती हैं। एग्जैक्टली। और इस सब में आवाज का रोल भी जुड़ा हुआ है। डीप, लो पिच्ड वॉइसेस, फिजिकल सिमेट्री और लार्जर बॉडी साइज को इंडिकेट करती हैं। इसलिए खवातीन स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म इनकाउंटर्स के लिए ऐसी भारी आवाजों को नेचुरली ज्यादा तरजीह देती हैं। सही। फिर मूवमेंट और स्वैगर की बात आती है। उन्होंने स्पेसिफिकली डांस फ्लोर और चलने के अंदाज के जिक्र किया है कि कैसे बड़े स्वीपिंग मूवमेंट्स या एक कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन वॉक विजुअली अराउजिंग हो सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए ना उन्होंने मर्दों की वॉक को डिजिटली कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड पे सिर्फ पॉइंट्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ओह, यानी जहां चेहरा, हाइट या कपड़े कुछ नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, सिर्फ मूवमेंट के डॉट्स नजर आ रहे थे। और वहां भी खवातीन ने स्पेसिफिकली उन्हीं लाइट पैटर्न्स को सबसे अट्रैक्टिव रेट किया जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैस्कुलिन वॉकिंग स्टाइल फॉलो कर रहे थे। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। और इसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी एम्फसाइज की गई है इस चैप्टर में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मर्दों का ह्यूमर प्रोड्यूस करना यानी जोक्स बनाना और खवातीन का उन्हें सुनकर एंजॉय करना, ये ज़्यादा कॉमन पैटर्न है। खैर, इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है जो सोशल प्रूफ से जुड़ा है, मेट कॉपिंग या सेक्सी सन्स हाइपोथेसिस। मतलब अगर कोई मर्द पहले से एक अट्रैक्टिव रिलेशनशिप में है तो वो दूसरी औरतों के लिए अचानक और ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है? हाँ, मेट कॉपिंग नेचर में बहुत आम है। ह्यूमन फीमेल्स में इसका फायदा ये है कि मेट सिलेक्शन ना एक मेंटली एग्जॉस्टिंग और रिस्की प्रोसेस है। सही। गलत इंसान चुनने का रिस्क काफी बड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी और हाई वैल्यू औरत ने किसी मर्द को पहले ही प्री अप्रूव कर दिया है तो उसने बैकग्राउंड चेक का काफी हिस्सा ऑलरेडी कर लिया है। इसे एवोल्यूशनरी जुबान में सेक्सी सन्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सेक्सी सन्स, ये थोड़ा अजीब नाम नहीं है? है ना? लेकिन इसका लॉजिक ये है कि अगर एक औरत ऐसे मर्द को मेट चुनती है जो यूनिवर्सली अट्रैक्टिव और पॉपुलर है, तो फ्यूचर में उनके जो बेटे पैदा होंगे वो भी वही पॉपुलर ट्रेट्स इनहेरिट करेंगे। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि उनके सेक्सी सन्स अगली जनरेशन के औरतों को आसानी से अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह उस औरत का जेनेटिक लिनिएज कामयाबी से आगे बढ़ेगा। ये सब वाकई ह्यूमन इंटरैक्शंस को देखने का एक बिल्कुल नया लेंस फराहम करता है। चलिए अब इन ड्राइवर्स और मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं। ये सफर हमें किताब के ऐसे हिस्से पर ले आता है जिसका नाम है टू द प्लेजर ऑफ इट। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है क्योंकि यहाँ बहुत सी गलतफहमियां दूर होती हैं। बिल्कुल। यहाँ आकर ऑथर सबसे बड़ी कल्चरल मिथ को डिबंक करते हैं कि मर्द प्लेजर और फिजिकल नीड के लिए सेक्स करते हैं और औरतें सिर्फ इमोशनल कनेक्शन या मोहब्बत के लिए। जब रिसर्चर्स ने इन 3000 औरतों का प्योरली अनफिल्टर्ड डेटा देखा ना, तो फिजिकल प्लेजर हासिल करना टॉप 3 मोटिवेशंस में सॉलिडली अपनी जगह पर था। एग्जैक्टली। और यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है कि जिस्म का सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन प्रैक्टिकली हमारी स्किन है। स्किन? ये तो वाकई हैरानकुन है। हाँ, स्किन पर सेंसिटिविटी और टच प्लेजर को डायरेक्टली ड्राइव करते हैं। स्पेसिफिकली ब्रेस्ट और निपल सेंसिटिविटी पर फोकस किया गया, जहां डेटा शो करता है कि 82% औरतों के लिए ये स्ट्रांगली अराउजिंग जोन्स हैं, जबकि मर्दों में ये फिगर रफली हाफ है, जो प्योरली स्किन लेवल बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ इस एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी वाले पॉइंट पर ना मैं एक एनोलॉजी के जरिए पुशबैक देना चाहता हूँ।
हम साइंस से जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मर्दों और औरतों के जेनिटल टिश्यूज एब्सोल्युटली एक ही बेसिक स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं। हाँ, सेम नर्वस पाथवेज और ब्लड वेसल्स। हाई सेम फंडामेंटल नेटवर्क। तो अगर एनाटॉमी इतनी मिरर लाइक है, तो वायाग्रा जैसी मेडिसिन जो मर्दों में प्योरली फिजिकल ब्लड फ्लो इंक्रीज करके फंक्शन रिस्टोर करती है, वो औरतों पर सेम साइकोलॉजिकल असर क्यों नहीं करती? ये वाकई एक बहुत कॉमन सवाल है। यानी ये तो कुछ ऐसा हुआ ना, जैसे आपने कार का इंजन ठीक कर दिया हो, फ्यूल जा रहा है, इंजन पूरी पावर पर रेव अप हो रहा है, लेकिन आपका स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड और गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही। यानी फिजिकल रिएक्शन तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन मेंटल स्टेट उसके साथ मैच क्यों नहीं कर रही? अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें, तो आपकी कार की एनालॉजी इस फिनोमिनन को परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। देखें, मर्दों में डिजायर और फिजिकल रिस्पॉन्स आपस में स्ट्रांगली, ऑलमोस्ट मैकेनिकली लिंक्ड होते हैं। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उनका ब्रेन नॉर्मली उस फिजिकल क्यू को फौरन सेक्सुअल डिजायर के साथ अलाइन कर लेता है। अच्छा, यानी मर्दों की वायरिंग थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिल्कुल। लेकिन मेस्टिन और बस की रिसर्च वाजे करती है कि ख़वातीन में फिजिकल जेनिटल अराउजल, जिसे साइंटिफिकली वैसोकंजेशन कहते हैं, जहां खून का बहाव सर्टेन टिश्यूज में बढ़ जाता है, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है। सो द बॉडी कैन रिएक्ट विदाउट द माइंड बीइंग इन्वॉल्व्ड? जी, ख़वातीन की बॉडी में ब्लड फ्लो आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है, जैसे वायाग्रा वगैरह से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उनका माइंड एक्टिवली टर्न्ड ऑन या मेंटली एंगेज महसूस करेगा। उनकी सेक्सुअलिटी में मूड, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट और स्ट्रेस लेवल्स उस स्टीयरिंग व्हील की तरह हैं जो उस इंजन की पावर को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। वाओ! इस चैप्टर में ना इन्हीं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को मजीद खोला गया है, स्पेशली जब बात आती है जी स्पॉट और ऑर्गेजम्स की। जी स्पॉट यानी ग्रैफेनबर्ग स्पॉट सालों तक एक डिबेटेड टॉपिक रहा कि ये वाकई एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक मिथ है। और इस पर इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ लक्विला की एक बहुत सिग्निफिकेंट अल्ट्रासाउंड स्टडी है, जिसका ऑथर्स ने जिक्र किया है। सही। इस स्टडी में स्पेसिफिकली उन खवातीन के टिश्यूज का स्कैन लिया गया जो सिर्फ इंटरनल पेनिट्रेशन के जरिए क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस कर सकती थीं। स्कैन्स ने बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाया कि उन खवातीन में वजाइना के फ्रंट वॉल और यूरीथर के दरमियान वाला मखसूस टिश्यू डीपली थिक और स्ट्रक्चरली डिफरेंट था। यानी बनिस्बत उन खवातीन के जिन्हें ऐसा फील नहीं होता। एग्जैक्टली इस एनाटॉमिकल वेरिएबिलिटी ने साबित किया कि हर एक की फिजिकल वायरिंग वाकई मुख्तलिफ है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में ऑर्गेज़म को क्लिनिकली डिफाइन किया। उनकी डेफिनेशन बहुत ही टेक्निकल थी कि ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की इनवॉलंटरी रिदमिक कंट्रैक्शंस होती हैं जो वक्फे वक्फे से ट्रिगर होती हैं। और इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के पीछे सारा लॉजिक हार्मोन्स का ही है ना? हाँ बिल्कुल, ऑर्गेज़म के प्रिसाइजली उस पॉइंट पर ब्रेन का केमिस्ट्री लैब पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज होते हैं। राइट। ऑक्सीटोसिन को तो हम नेचुरली कडल हार्मोन या बॉन्डिंग केमिकल कहते हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट को स्ट्रांगली डीपन करता है। लेकिन प्रोलैक्टिन का जो डुअल रोल है मर्दों और औरतों के दरमियान, वो असल में मल्टीपल ऑर्गेजम्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। सही कह रहा हूं मैं? एग्जैक्टली मर्दों में जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो वो सिस्टम में एक केमिकल ब्रेक का काम करता है। ये मर्दों को रिफ्रैक्टरी पीरियड में भेज देता है, जहां उन्हें दोबारा फिजिकल अराउजल के लिए काफी वक्त चाहिए होता है। सही। लेकिन औरतों में ऐसा नहीं होता। नहीं, फीमेल बायोलॉजिकल डिज़ाइन इस मामले में फ़र्क है। ख़वातीन की बॉडी में प्रोलैक्टिन इस तरह की न्यूरोलॉजिकल या फिजिकल इनहिबिशन पैदा नहीं करता। यही वजह है कि अगर स्टिमुलेशन कंटिन्यूड रहे तो वो प्रैक्टिकली एक के बाद एक मल्टीपल क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। सही। लेकिन इस फिजिकल पोटेंशियल के बावजूद जब हम रियल वर्ल्ड डेटा देखते हैं ना, पार्टनर सेक्स वर्सेस मैस्टरबेशन का, तो नंबर्स की हकीकत एक अलग ही कहानी सुनाती है। हाँ, वो स्टैट्स काफ़ी सरप्राइजिंग हैं। बिल्कुल। डेटा बताता है कि अकेले मैस्टरबेशन के दौरान 61% औरतें कॉन्स्टेंटली रिलायबल ऑर्गेज़म अचीव करती हैं, जबकि वही रेट एक पार्टनर के साथ सेक्स के दौरान गिरकर सिर्फ 29% रह जाता है। इसका इतना बड़ा गैप क्यों है भला? एक वजह तो वाज़ेह है कि खुद अपने बॉडी और पेस को समझना कंपैरेटिवली आसान होता है।
दूसरा बड़ा एस्पेक्ट सोशल कंडीशनिंग का है, जहां सोसाइटी एनफोर्स करती है कि इंटीमेट एनकाउंटर्स में लीड हमेशा मर्द करेगा। ये चीज औरत को अपनी एक्चुअल फिजिकल डिमांड्स कम्युनिकेट करने से रोकती है। ये कम्युनिकेशन गैप तो बहुत मसले पैदा करता है। हाँ, और ये टैबू स्पेसिफिकली क्लिटोरल वर्सेस वेजिनल ऑर्गेजम्स की साइंटिफिक हिस्ट्री में काफी डीप रूटेड रहे हैं। एक दौर में तो सिगमंड फ्रॉइड ने ओपनली थ्योरी बना दी थी कि सिर्फ वेजिनल ऑर्गेजम ही बायोलॉजिकली मैच्योर और नॉर्मल है। ओह, और उन्होंने ये भी कहा था कि क्लिटोरल रिलायंस किसी इन्फैंटाइल या इमैच्योर साइकोलॉजी की अलामत है, राइट? एग्जैक्टली। इस एक गलत थ्योरी ने जनरेशन ऑफ वुमेन को इस बात पर कन्विंस कर दिया कि उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी बेसिकली एक डिसफंक्शन है। जो कि इंटायरली फिक्शन और बैड साइंस थी। मास्टर्स और जॉनसन की इन लैब मेजरमेंट्स ने फ्रॉइड की इन बातों को डेफिनेटिवली गलत साबित किया। उन्होंने दिखाया कि फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली एक ऑर्गेज़म वही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चाहे उसे ट्रिगर कहीं से भी किया गया हो। उसमें आने वाली मसल कंट्रैक्शंस और ब्रेन वेव स्पाइक्स बेसिकली आइडेंटिकल थीं। सही, बॉडी को इस फर्क से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन ये सब ठीक होने के बावजूद हम इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि हजारों खवातीन को फिजिकली क्लाइमैक्स तक पहुंचने में एक्चुअल डिफिकल्टीज का सामना होता है, और हर दफा इसकी वजह सिर्फ साइकोलॉजिकल हैंगअप या कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ऑथर्स एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करते हैं कि इसकी मेडिकल बुनियादें भी होती हैं। मेडिकल बुनियादें यानी एक्चुअल हेल्थ कंडीशंस? हाँ, मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो वक्त के साथ जिस्म की बारीक नर्व एंडिंग्स को प्रोग्रेसिवली डैमेज कर देती है, वो सीधा सीधा फिजिकल सेंसिटिविटी और टैक्टाइल रिस्पॉन्सेस को ख़त्म करती है। इसके अलावा ऐसी कई बीमारियां जो जेनिटल्स तक ब्लड फ्लो मुतासर करती हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर, औरतों में ऑर्गेज़म के मसाइल पैदा कर सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि पिछले हिस्से में जो हम औरतों की जिनसी तसल्ली या ऑर्गेज़म पर बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अच्छा, क्या एनालॉजी थी? तसव्वुर करें कि कोई बहुत गहराई वाला फोकस वाला काम कर रहा है, पूरा ध्यान उस पर लगाए, और अचानक बैकग्राउंड में शोर शुरू हो जाए। सही। या कोई परेशानी अचानक दिमाग में घूमने लगे, तो वो सारा फोकस एक सेकंड में टूट जाता है। इन सोर्सेस के मुताबिक साइंस बिल्कुल यही कहती है कि औरतों के लिए ऑर्गेज़म तक पहुंचना बिल्कुल इसी फोकस का खेल है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑर्गेज़म सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। हकीकत ये है कि साइंस कहती है अगर फिजिकली हेल्दी औरत है तो उसमें ऐसी कोई रुकावट होती ही नहीं जो उसे रोके। तो फिर मसला कहाँ आता है? मसला सिर्फ दिमागी डिस्ट्रैक्शंस का है, और इन सब में जो सबसे बड़ा ऑर्गेज़म किलर है ना, वो है गिल्ट, यानी एहसास जुर्म। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर फिजिकल मैकेनिक्स ठीक हैं तो दिमाग का भटकना या कम स्टिमुलेशन ही असल मसला है। मतलब सोसाइटी और कल्चर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, राइट? ओह एब्सोल्युटली। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें पैसिफिक ओशन के एक छोटे से जजीरे मंगाया की मिसाल देते हैं। ये कल्चर इस हवाले से इतना हैरानकुन है क्योंकि वहाँ औरतों को बचपन से ही एक से ज़्यादा ऑर्गेज़म्स के लिए ना सिर्फ इनकरेज किया जाता है, बल्कि सोसाइटी इसे नॉर्मल मानती है। वेट, वाकई एक से ज्यादा के लिए इनकरेज करते हैं? हाँ, और वहाँ मर्दों की इज्जत इसी बात पर होती है कि वो अपनी पार्टनर को कितनी बार सेटिस्फाई कर सकते हैं। वहाँ गिल्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और इस फिनोमेनन का इतना असर है कि वहाँ एक एयरलाइन है, एयर रारोटुंगा, अच्छा। और हफ्ते में 4 फ्लाइट्स चलाती है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये जगह इस कल्चर के लिए इतनी मशहूर हो चुकी है। ओह वाओ, मतलब 4 फ्लाइट सिर्फ इस डेस्टिनेशन के लिए। ये डिटेल वाकई जाहिर करती है कि सोसाइटी का असर कितना हकीकी है। लेकिन मैंने इन सोर्सेज में एक और टेक्निक के बारे में पढ़ा जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज होती है। डायरेक्टेड मैस्टरबेशन की बात कर रही हैं आप? हाँ, एग्जैक्टली। पहले तो ये प्योरली मेडिकल टर्म सुनकर लगता है कि शायद ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, लेकिन इसकी सक्सेस रेट 100% बताई गई है उन औरतों के लिए जिन्हें पहले कभी ऑर्गेज़म नहीं हुआ। ये काम कैसे करती है? असल में ये दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का तरीका है। जब किसी को लगातार मुश्किल होती है ना, तो इंटीमेसी के वक्त एक परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा हो जाती है। मतलब एक प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। दिमाग में खौफ बैठ जाता है कि क्या इस बार मैं कामयाब होंगी, और ये खौफ खुद एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो ये टेक्निक इस एंजाइटी को ख़त्म करती है।
ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन है, बगैर किसी पार्टनर के प्रेशर के। सही, ताकि दिमाग प्रेशर से आजाद हो जाए। हाँ, इन सोर्सेज में बिकमिंग ऑर्गेज़मिक नाम की एक किताब का जिक्र है, जो इस हवाले से एक बेहतरीन लाइड है। जब एक बार दिमाग से वो एंग्जाइटी हट जाती है, तो फिजिकल टच प्लेजर के साथ जुड़ जाता है और सक्सेस रेट 100% तक चली जाती है। ये पॉइंट तो समझ आता है कि दिमाग को रिलैक्स करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, यानी बायोलॉजी में तो हर चीज़ का कोई मकसद होता है ना, क्या ऑर्गेज़म सिर्फ मज़ा है या इसका कोई रिप्रोडक्टिव मकसद भी है? इर्तिकाई तनाजुर से देखें तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। बायोलॉजी में इसे स्पर्म रिटेंशन और फ्लोबैक थ्योरी कहा जाता है। फ्लो बैक थ्योरी, ये क्या है? देखें, जब फिजिकल रिलेशन के दौरान इजैक्यूलेशन होती है, तो ग्रेविटी की वजह से सारा फ्लूइड अंदर नहीं रुकता। कुछ हिस्सा वापस निकल आता है, जिसे फ्लोबैक कहते हैं। अब यहाँ ऑर्गेज़म का टाइम बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। थ्योरी कहती है कि जब औरत ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस करती है, तो यूट्रस में खास कंट्रैक्शंस होते हैं और सर्विक्स नीचे की तरफ डिप करता है, उस हेल्दी स्पर्म को अंदर खींचने के लिए। ओ, मतलब एक वैक्यूम की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। और इसके फौरन बाद ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो एक शेडेड थकावट पैदा करते हैं। और उस थकावट से इंसान लेट जाता है? हाँ, लेटने से ग्रेविटी अपना काम करती है और स्पर्म्स का फ्लो बैक रुक जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस अचानक बढ़ जाते हैं। ये तो दिमाग और जिस्म का बहुत अजीब कंबाइंड फिल्टर सिस्टम है। लेकिन यहाँ इन सोर्सेज में एक बात पे मैं थोड़ा उलझ गई थी। एक जगह लिखा था कि औरतें सबकॉन्शियसली, मतलब शऊरी तौर पर नहीं बल्कि अपने सबकॉन्शियस लेवल पर ऑर्गेज़म को अच्छे जीन सिलेक्ट करने के लिए यूज करती हैं। हाँ, सिमेट्रिकल पार्टनर्स वाली बात। हाँ, एग्जैक्टली। क्या वाकई हमारा दिमाग उस लम्हे में इतनी डीप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा होता है कि इस शख्स की जॉ लाइन सिमेट्रिकल है तो इसके जीन्स बेहतर है? मतलब ये थोड़ा फार-फेच्ड नहीं लगता? सुनने में वाकई थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बिल्कुल यही मानती है। लाखों साल पहले औरत के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा फिजिकल रिस्क थी। सही बात है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो जिनके जीन्स बेहतर थे और सिमेट्री, बायोलॉजी में पैरासाइट रेजिस्टेंस और अच्छे जीन्स की निशानी होती है, तो एवोल्यूशन ने उनके साथ कनेक्शन को ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना दिया। हम कॉन्शियस मैथ नहीं कर रहे होते हैं, हमारी बायोलॉजी नेचुरली उन ट्रेड्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर फिजिकल ज़रूरत पूरी हो रही है और जीन्स सिलेक्ट हो गए, तो इंसान इमोशनल कनेक्शन की तरफ क्यों जाता है? लोग सिर्फ बच्चे पैदा करके अलग क्यों नहीं हो जाते? और ये सवाल हमें लेकर आता है चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, द थिंग कॉल्ड लव। हाँ, चैप्टर 3, द थिंग कॉल्ड लव। मतलब आखिर वो क्या चीज़ है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है? इन सोर्सेज ने भी मुख्तलिफ एंगल से इस पर बात की है। मोहब्बत की ताकत ने तो शेक्सपियर के किरदारों की जान तक ले ली। क्लियोपात्रा ने सांप से खुद को दसवा लिया। ओफिलिया पागल हो गई। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि मोहब्बत असलन एक दिमागी कंडीशन है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायंगुलर थियोरी ऑफ लव दी: इंटिमेसी, पैशन और कमिटमेंट। ये 3 पिलर्स हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट ने जब एफएमआरआई स्कैन्स के जरिए दिमाग के अंदर देखा, तो स्कैन ने उन्हें हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या देखा उन्होंने स्कैन्स में? जब लोगों को उनके महबूब की तस्वीर दिखाई गई, तो उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न उभरा जैसा एक कोकेन का नशा करने वाले के दिमाग में होता है। वेट, वाकई कोकेन जैसा नशा? लिटरली, दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर जगमगा उठा और जो हिस्सा लॉजिकल रीजनिंग करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल शांत हो गई। तो जब लोग कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी होती है, तो वो बस मुहावरा नहीं है, उनका लॉजिक का स्विच सच में ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली। बायोलॉजी नहीं चाहती कि आप लॉजिक लगाएं, बायोलॉजी चाहती है कि आप बॉन्ड बनाएं। और एक और हैरानकुन बात बताता हूं, अर्ली स्टेज मोहब्बत को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से मिलाया जाता है। ओसीडी, वो कैसे? क्योंकि दोनों सूरतों में दिमाग में सेरोटोनिन लेवल 40% तक गिर जाता है, और जब सेरोटोनिन गिरता है तो इंसान बिल्कुल ओसीडी मरीजों की तरह ऑब्सेस करने लगता है, अपने महबूब को दिमाग से निकाल ही नहीं पाता। ये तो साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है।
मतलब अगर मोहब्बत सिर्फ केमिकल्स का खेल है, सेरोटोनिन गिरना और डोपामीन बढ़ना, तो क्या हम इसे दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को ओसीडी की दवा प्रोजेक दे दूं, तो क्या उसका लव एट फर्स्ट साइट वहीं खत्म हो जाएगा? ये टेक्निकली बहुत वैलिड सवाल है। हेलन फिशर जैसी रिसर्चर मानती हैं कि अर्ली स्टेज पर प्रोजैक शायद उस ऑब्सेशन को थोड़ा कम कर सके। लेकिन मसला यह है कि रोमांटिक लव एक इतनी पावरफुल ह्यूमन ड्राइव है कि कोई पल इसे पूरी तरह नहीं रोक सकती। कोई मिसाल है इसकी? हाँ ना, दुनिया भर के कल्चर्स देख लें। 19वीं सेंचुरी में न्यूयॉर्क में वोनेडा कम्युनिटी थी। उन्होंने कोशिश की कि रोमांटिक लव खत्म कर दें और कॉम्प्लेक्स मैरिजेस शुरू की, जहां हर कोई हर किसी का पार्टनर था। ताकि एक्सक्लूसिव बॉन्ड न बने। बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ वहां भी बायोलॉजी जीत गई। लोग छुप छुप कर मोहब्बत करने लगे और कम्युनिटी बिखरी। फिर टोयोटा ऑफ केनिया की मिसाल ले लें। वहां पहली शादी अरेंज्ड होती है, लेकिन चौथी शादी सिर्फ मोहब्बत के लिए होती है, और इसमें मर्द लव एट फर्स्ट साइट में हमेशा आगे होते हैं। मर्द आगे होते हैं? वो क्यों? क्योंकि मर्दों का दिमाग विजुअल क्यूज पर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करने के लिए वायर्ड होता है। सही। और फिर जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इसे मेंटेन करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि इन सोर्सेज में किसिंग को भी एक बायोलॉजिकल टूल बताया गया है। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं है। बिल्कुल, किसिंग असल में एक टेस्ट है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, और इसके साथ सलाइवा एक्सचेंज के जरिए दिमाग सबकॉन्शियसली दूसरे फर्द का हेल्थ स्टेटस टेस्ट कर रहा होता है। और यहीं पर फिर वो ऑक्सीटोसिन का किरदार आता है, राइट? जिसे कडल हार्मोन कहते हैं। हाँ, ऑक्सीटोसिन और वाजोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट पैदा करता है। न्यूयॉर्क में तो बाकायदा कडल पार्टीज होती हैं, जहां लोग सिर्फ इस हार्मोन का सुकून लेने जाते हैं, बगैर किसी सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन के। ये ऑक्सीटोसिन वाला फिनोमिनन मुझे उन वोल्स वाले एक्सपेरिमेंट की याद दिला रहा है। ये इन सोर्सेज का सबसे क्रेजी हिस्सा था। हम तो वफादारी को कैरेक्टर समझते हैं। हाँ, प्रेरी वोल्स और माउंटेन वोल्स, ये रिसर्च सच में गेम चेंजर थी। दोनों चूहों की किस्में हैं, 99% डीएनए सेम है। लेकिन उनका लाइफस्टाइल टोटली अलग है ना? एब्सोल्युटली। प्रेरी वोल्स वफादार होते हैं, एक मेट चुनते हैं, और माउंटेन वोल्स बिल्कुल बेवफा, मेटिंग के बाद निकल जाते हैं। फर्क सिर्फ दिमाग में बॉन्डिंग रिसेप्टर्स का था। जब साइंटिस्ट ने माउंटेन वोल के दिमाग में रिसेप्टर्स की जगह बदली, तो वो अचानक वफादार बन गए। ओ माय गॉड! मतलब प्योरली केमिकल प्रोग्रामिंग बदल दी। और दिमाग के इन्हीं डीप मैकेनिज्म्स की बात करें तो मजहब और सेक्स का कनेक्शन भी इन सोर्सेज में बहुत अजीब तरीके से बताया गया है। नन्स और मंक्स की इबादत का हिस्सा। हाँ, न्यूरोसाइंस का ये बहुत डीप एंगल है। जब बुद्धिस्ट मंक्स और फ्रांसिस्कन नन्स डीप मेडिटेशन में होते हैं तो दिमाग का पैराइटल लोब शांत हो जाता है। पैराइटल लोब का काम क्या होता है वैसे? वो हमें बताता है कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और दुनिया कहाँ से शुरू होती है, यानी बाउंड्रीज। जब ये शुप हो जाता है तो एक वननेस या खुदा से मिलन का एहसास होता है। और दिलचस्प बात यह है कि डीप इमोशनल सेक्स के दौरान भी दिमाग में सेम यही पैराइटल लोब क्वाइट हो जाता है। जैसे वो सेंट तेरेसा का मुजस्समा है जिसमें उन्हें रिलीजियस एक्सटेसी में दिखाया गया है, लेकिन वो लगता एक फिजिकल ऑर्गेज्मिक स्टेट की तरह है। एग्जैक्टली। तो जब मोहब्बत और बॉन्डिंग दिमागी, रूहानी, हर लिहाज से इतनी अहम है, तो इसे पाने के लिए मुकाबला भी उतना ही सख्त होता होगा। और यही हमें चैप्टर 4 की तरफ लेकर जाता है। चैप्टर 4, द थ्रिल ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सही। हम अक्सर मुकाबले को मर्दों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम टीवी शो द बैचलर को देखें, जहां औरतें एक मर्द के लिए सख्त मुकाबला करती हैं, माइंड गेम्स, गॉसिप, तो फीमेल सेक्सुअल कंपटीशन भी उतना ही शेडेड होता है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो आपको ब्यूटी इंडस्ट्री नजर आएगी। डार्विन और पहले के साइंटिस्ट सिर्फ मर्दों के एंटलर्स तकराने पर फोकस करते थे, लेकिन औरतें मेकअप और प्रोडक्ट्स पर बिलियंस खर्च करती हैं। ये एस्थेटिक मुकाबला है अपने जीन्स को बेहतर मर्द तक पहुंचाने के लिए। और इसमें एक चीज टोटली उनके कंट्रोल के बाहर होती है, द ओव्यूलेशन इफेक्ट। द ओव्यूलेशन इफेक्ट बायोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। फर्टिलिटी के दिनों में जब ओव्यूलेशन करीब होती है, औरतें सबकॉन्शियस लेवल पर ज्यादा सेक्सी और रिवीलिंग कपड़े पहनाना शुरू कर देती हैं। यानी दिमाग उन्हें पुश कर रहा है कि बेस्ट मेट हासिल करने का मौका मत गवाओ। बिल्कुल। स्टडीज बताती हैं कि उन दिनों उनका शॉपिंग पैटर्न और सोशलाइज करने का तरीका टोटली बदल जाता है।
ये तो एक हाई स्टेक्स ऑक्शन जैसा लगता है जहां सब बोली लगा रहे हैं। और इस ऑक्शन में स्कारलेट रेप्यूटेशन एक करेंसी बन जाती है। औरतें अपनी राइवल्स की रेप्यूटेशन गॉसिप से खराब करती हैं, उन्हें स्लट या ट्रॉलअप बोलकर। गॉसिप बहुत बड़ा सोशल वेपन है, और जब बात हासिल करने पर आती है तो मेट पोचिंग का एलिमेंट आ जाता है, किसी और के पार्टनर को चुराना। तारीख में तो इसकी बड़ी मिसालें हैं, जैसे किंग डेविड और बैथशेबा का वाकया। हाँ, किंग डेविड ने बैथशेबा को हासिल करने के लिए उसके शौहर यूराया को मौत के मुंह में भेज दिया। और आज के दौर के स्टेटिस्टिक्स भी शॉक्ड करने वाले हैं। 60% मर्द और 53% औरतें कबूल करती हैं कि उन्होंने किसी न किसी को चुराने की कोशिश की है। और इसमें वो बेट एंड स्विच टैक्टिक बड़ा कॉमन होता है ना। हाँ, शुरू में दोस्त बनकर आना या बोलना कि बस कैजुअल है, और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप तवा करके पूरी तरह टेक ओवर कर लेना। और सोर्सेज कहती हैं कि इन सब के पीछे विनर्स हाई होती है, फतह का नशा। कुछ औरतें तो बदला लेने के लिए मेट पोचर दोस्त से रिवेंज सेक्स भी करती हैं। एक खतरनाक साइकिल है। लेकिन चलें, फर्ज करें मेट मिल गया, चुराया या जीत लिया। अब उसे अपने पास कायम रखना तो एक अलग जंग है ना। और ये जंग हमें सीधा आखिरी हिस्से पर ला खड़ी करती है। चैप्टर 5, ग्रीन आइड डिजायर। हसद यानी जेलसी का आगाज। हाँ, और यहाँ आम तौर पर जेलसी को इनसिक्योरिटी समझा जाता है। मार्गरेट मीड का तो यही मानना था कि ये लो सेल्फ एस्टीम है। ये एक अहम सवाल उठाता है कि क्या जेलसी वाकई बुरी चीज है? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसे चैलेंज करती है। उनके मुताबिक जेलसी एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म है, एक अलार्म सिस्टम है जो तब बजता है जब रिश्ते को बाहर से खतरा हो। लेकिन अलार्म गलत भी तो बच सकता है। उसी को पॉल एकमैन ने ओथेलो's एरर कहा था। वो शेक्सपियर वाला सीन जहां ओथेलो डेस्डेमोना को मारता है। एग्जैक्टली। डेस्डेमोना इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे ओथेलो से खौफ आ रहा था, लेकिन ओथेलो समझा कि वो अपने आशिक कासियो के गम में रो रही है, और उसने उस इनोसेंस के सिग्नल को बेवफाई का सबूत समझ लिया। ये तो सच में अजीब है। और सोर्सेज ये भी बताती हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जेलसी ट्रिगर होने की वजूहात बदल जाती हैं। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर हंगेरियंस किसी के कैजुअली हग करने पर आग बगोला हो जाते हैं, जबकि स्लोवैक्स को फ्लर्टिंग से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो एस्किमोस की मिसाल भी तो है, जहां सर्वाइव करने के लिए पार्टनर जरूरी है, वहां जेलसी हाईएस्ट है। एमेसालक एस्किमोज, वहां अगर पार्टनर गया तो मौत यकीनी है। इसके बरक्स टोडा ट्राइब में जहां सब शेयर्ड है, वहां जेलसी बहुत कम है। तो एक अजीब सा पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर जेलसी इतनी डेंजरस और एक्सप्लोसिव इमोशन है, तो कुछ औरतें जानबूझकर अपने पार्टनर को जेलस क्यों करती हैं? इसके 3 बड़े मकसद हैं। डिजायरेबिलिटी बढ़ाना, कि मैं अभी भी इन डिमांड हूं, पार्टनर की कमिटमेंट चेक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर की डेडिकेशन को बढ़ाना ताकि उसका पॉसेसिवनेस जागे। इस पूरे सिस्टम को मेट गार्डिंग कहते हैं। जैसे ही इंडिया के बस्तर रीजन की वो मुरिया ट्राइब, जहां बीवियां अपने शौहर को बाहर घुटुल जाने से पहले घर में फिजिकल रिलेशन बनाने पर मजबूर करती हैं ताकि बाहर उनका ध्यान ना भटके। बिल्कुल, ये मेट गार्डिंग की फिजिकल मिसाल है। तो इस सब से ये साफ जाहिर होता है कि लोग बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के तहत सेक्स को सिर्फ फतह नहीं बल्कि मेट गार्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन इस सारी गहराई को समझने के बाद एक बड़ा अजीब सा ख्याल आता है। कैसा ख्याल? हमारा ये जो दिमाग है, जिसने हजारों साल के सफर में छोटे कबीलों और महदूद राइवल्स के दरमियान मेट गार्डिंग की टेक्निक्स बनाई थीं, आज वो डिजिटल दौर में कहाँ खड़ा है? आज जब हमारी मोबाइल स्क्रीन्स पर हर वक्त हजारों फ्लॉलेस लोग और मेट पोचर्स मौजूद हैं, तो क्या हमारा पुराना एवोल्यूशनरी जहन इस नए दौर की डिजिटल जेलसी और मेट गार्डिंग का बोझ उठा पाएगा? या क्या हमारी बायोलॉजी इन हजारों नोटिफिकेशंस के आगे हार मान लेगी? सोचिए कि एक 24 साला औरत का अपने बॉयफ्रेंड से एक बहुत ही बुरा, बहुत मैसी ब्रेकअप होता है। रोते हुए एक इंतहाई जज्बाती हालत में वो उससे आखिरी बार मिलती है, और अचानक उनके दरमियान सेक्स होता है। उस औरत के अपने अल्फाज में इस एक्ट के अंदर एक मिराक्युलस पावर थी जिसने उनका टूटा हुआ रिश्ता वापस जोड़ दिया। उसे लगा कि ये कोई जादू था, लेकिन क्या ये वाकई कोई मिरेकल था या बायोलॉजी और एवोल्यूशन की एक इंतहाई डीपली प्रोग्राम्ड सर्वाइवल टैक्टिक थी जिसे वो सबकॉन्शियस लेवल पर इस्तेमाल कर रही थी?
आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन का आगाज हम सीधा इसी हैरानकुन सोर्स मटेरियल से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, जिसका टाइटल है मेट गार्डिंग एंड ट्रेडिंग अप। इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये है कि हम औरतों की सेक्सुअलिटी के पीछे छुपे इन एवोल्यूशनरी और साइकोलॉजिकल असबाब को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। तो इस चैप्टर में हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे कि औरतें अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए, जिसे एवोल्यूशन की ज़बान में मेट कार्डिंग कहा जाता है, इंटीमेसी को एज अ टूल कैसे यूज़ करती हैं। ये वाकई एक बहुत पावरफुल लेंस है ह्यूमन बिहेवियर को समझने का। जब हम मेट गार्डिंग की बात करते हैं ना, तो इसे सिर्फ एक आम इमोशनल जेलसी या इनसिक्योरिटी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नज़र में ये प्योरली सर्वाइवल का मामला है। हजारों साल पहले देखें तो एक औरत के लिए अपने मेट या पार्टनर को खोने का मतलब सिर्फ दिल टूटना नहीं था। मतलब इसका सीधा सा मतलब था रिसोर्सेज खोना, फिजिकल प्रोटेक्शन खोना और अपने बच्चों के लिए एक इंतहाई ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम खोना। सही, यानी फिजिकली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जब आज के मॉडर्न दौर में भी एक औरत ये महसूस करती है कि उसका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या उनका रिलेशनशिप वीक पड़ रहा है, तो वो सेक्सुअल एक्सेस को एक टूल के तौर पर यूज करती है ताकि पार्टनर का ध्यान वापस अपनी तरफ खींच सके। ये एक डीपली हार्डवाइर्ड रिस्पॉन्स है। ये पॉइंट तो समझ आता है जब हम बेसिक इंटीमेसी की बात करते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी एक्सट्रीम लगी। जैसे कुछ औरतें अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए थ्रीसम्स या स्विंगिंग जैसे एक्ट्स में हिस्सा लेती हैं। और हैरत की बात यह है कि उन्हें खुद इन एक्टिविटीज़ में कोई ख़ास इंटरेस्ट या प्लेजर नहीं मिल रहा होता। तो तो क्या ये सिर्फ पार्टनर को दूसरी जगह जाने से रोकने का एक डेस्परेट तरीका है? हाँ, ये वाकई डेस्परेट लगता है। और साइकोलॉजी में इसे समझने के लिए हम मोटिवेशंस को दो हिस्सों में बांटते हैं। आमतौर पर जब हम कोई काम करते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, तो वो अप्रोच मोटिवेशन होती है। लेकिन स्विंगिंग या इन एक्सट्रीम केसेस में हिस्सा लेने वाली औरतों की जो मोटिवेशन है, वो प्योरली अवॉइडेंस पर मबनी होती है। अवॉइडेंस? यानी किसी डर की वजह से भी करेगा। हालांकि डेटा हमें ये भी बताता है कि ये टैक्टिक्स हमेशा कामयाब नहीं होती। असल में अक्सर रिलेशनशिप्स इस एक्सट्रीम प्रेशर और अननेचुरल डायनामिक की वजह से मजीद खराब हो जाते हैं। वाओ! और इसी चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है, ट्रेडिंग अप, वो शायद इस डिस्कशन का सबसे आई ओपनिंग पार्ट लगा मुझे। आम तौर पर सोसाइटी में अफेयर्स को एक जैसा ही समझा जाता है, चाहे वो मर्द करे या औरत। हम यही सोचते हैं कि अफेयर का मतलब बस फिजिकल वैरायटी की तलाश है। लेकिन यहाँ औरतों और मर्दों के मोटिव्स में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है इन सोर्सेज में। ज़मीन आसमान का फ़र्क वाकई मौजूद है। अगर हम नंबर्स को प्योरली एनालाइज करें तो 79% औरतें जो अफेयर करती हैं, वो अपने अफेयर पार्टनर के साथ डीपली इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम मर्दों को देखें तो उनमें ये तादाद सिर्फ 1/3 यानी 33% के करीब है। ज़्यादातर मर्दों के अफेयर्स वाकई सिर्फ एक सेक्सुअल वैरायटी के लिए होते हैं। उनका अपनी शादी ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन औरतों के केस में अफेयर असल में एक ट्रांजिशनल रिलेशनशिप का किरदार अदा करते हैं। वेट, ये ट्रांजिशनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा मजीद क्लियर करें। क्या इसका मतलब ये है कि एक अफेयर असल में एक टॉक्सिक शादी से निकलने की एक सबकॉन्शियस एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है? हाँ, आप इसे बिल्कुल एक एग्जिट स्ट्रैटेजी कह सकती हैं। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अफेयर एक औरत को सेल्फ एस्टीम बूस्ट फराहम करता है। जब वो एक अनफुलफिलिंग, खराब या इमोशनली डेड मैरिज में फंसी होती है ना, तो अफेयर उसे मेटिंग मार्केट में अपनी कीमत और डिजायरेबिलिटी चेक करने का मौका देता है। ओह अच्छा, ताकि वो देख सके कि उसके पास और क्या ऑप्शंस है। सही कहा। अगर अफेयर पार्टनर डिजायरेबल है तो औरत को ये रियलाइज होता है कि वो ट्रेड अप कर सकती है, यानी वो एक बेहतर, ज्यादा सपोर्टिव या हाई क्वालिटी मेट हासिल कर सकती है। ये जो नया बॉन्ड है, ये उसे वो साइकोलॉजिकल करेज देता है जो एक पुराने और खराब रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए डेटा दिखाता है कि जो औरतें अफेयर्स करती हैं, उनमें से सिर्फ 34% अपनी शादी में खुश होती हैं, जबकि अफेयर करने वाले मर्दों में से 56% एक्चुअली हैप्पीली मैरिड होते हैं। तो मर्द के लिए वो जस्ट एक साइड एक्टिविटी है, जबकि औरत के लिए वो एक सेफ्टी नेट या एग्जिट डोर है।
ये बहुत फैसिनेटिंग डायनामिक्स हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टनर्स रिलेशनशिप को बचाना भी चाहते हों मगर उनकी डिज़ायर्स आपस में मैच ना कर रही हों तो एक अजीब सी कश्मकश पैदा होती है। और इसी मसले पर डीपली फोकस करता है चैप्टर 6, जिसका टाइटल है अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ये पूरा चैप्टर मिसमैच्ड सेक्स ड्राइव्स के इर्द गिर्द घूमता है। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं जब एक पार्टनर की सेक्सुअल ड्राइव हाई हो और दूसरे की लो, और इन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि अक्सर औरतें रिलेशनशिप में चिक जिसे नैगिंग कहा जाता है उससे बचने के लिए या बस घर में पीस मेंटेन करने के लिए अनवांटेड सेक्स पर राजी हो जाती हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इन लो सेक्स ड्राइव्स के पीछे असल असबाब, जिन्हें ऑथर्स किलजॉयज कहते हैं, वो आखिर हैं क्या? इन किलजॉयज को ना हम इजीली बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ही असल में हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को अक्सर सिर्फ मर्दों का हार्मोन समझा जाता है, लेकिन औरतों की सेक्स ड्राइव में भी इसका एक बहुत बड़ा फंडामेंटल किरदार है। मेनोपॉज के दौरान औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल तकरीबन 50% तक गिर जाता है, जिसका डायरेक्ट असर उनकी लिबिडो पर पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद एक और बहुत दिलचस्प एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म अपना काम शुरू कर देता है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग और ऑक्सीटोसिन का कनेक्शन, ये मुझे पढ़कर बहुत डीप लगा। जब एक माँ ब्रेस्ट फीड करती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, राइट? ये हार्मोन बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड तो मजबूत करता है, लेकिन इसका सेक्स ड्राइव से क्या ताल्लुक बन जाता है अचानक? ये नेचर का एक इंतहाई शानदार और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। ऑक्सीटोसिन बच्चे की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी बॉन्डिंग पैदा करता है, लेकिन साथ ही ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को दबा देता है। एवोल्यूशन की लॉजिक इसमें बहुत सिंपल है। जब एक औरत पहले से एक छोटे बच्चे को पाल रही है और उस पर अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, तो बायोलॉजी नहीं चाहती कि वो फौरन दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। वाओ, यानी ये एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल या स्पेसर की तरह काम कर रहा है? सही पकड़ा आपने। इसलिए ऑक्सीटोसिन एक तरह से नेचुरल लिबिडो सप्रेसर का काम करता है, ताकि माँ का पूरा फोकस नए पैदा होने वाले बच्चे पर ही रहे। उसके अलावा एक और बड़ा बायोलॉजिकल किलजॉय SSRIs हैं, जो कि कॉमनली यूज होने वाले एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ये मेडिसिन्स ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं, जिससे मूड तो बेहतर हो जाता है इंसान का, लेकिन एनिमल स्टडीज हमें क्लियर दिखाती हैं कि यही सेरोटोनिन रिसेप्टर्स सेक्सुअल बिहेवियर्स और डिजायर को बुरी तरह सप्रेस कर देते हैं। तो ये तो हो गई सारी बायोलॉजी, लेकिन उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल किलजॉयज, जैसे पार्टनर अगर वेट गेन कर ले या उसकी हाइजीन अच्छी ना हो। सोर्स में मिसाल दी गई है किसी पाइप की बदबू या नहाने की आदत ना होना। तो ये तो बहुत क्लियर टर्न ऑफ्स हैं। लेकिन एक और बड़ा फर्क फिजिकल फीडबैक का है, जो दोनों जेंडर्स में बिल्कुल मुख्तलिफ है। मर्दों को नेचुरली रात में रेम स्लीप के दौरान इरेक्शंस आती हैं, और ये फिजिकल स्टेट अचानक उन्हें एक सेक्सुअल माइंडसेट में ले आती है, जबकि औरतों में इस किस्म की कोई डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस जेनिटल फीडबैक नहीं होती जो उन्हें बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के नेचुरली अराउजल की तरफ ले जाए। ये डिस्टिंक्शन वाकई बहुत अहम है। मर्दों का ब्रेन और उनकी एनाटॉमी उन्हें प्रैक्टिकली कांस्टेंट फिजियोलॉजिकल रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं। उनका सिस्टम उन्हें हमेशा प्रॉम्प्ट करता रहता है। लेकिन औरतों का अराउजल प्रोसेस ज़्यादा कॉन्टेक्सचुअल और कॉम्प्लेक्स होता है, और जब एक औरत इन मिसमैच्ड ड्राइव्स के बावजूद सिर्फ ड्यूटी निभाने या डर की वजह से सेक्स करती है, तो साइकोलॉजी का वही अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस मोटिवेशन वाला असूल यहाँ दोबारा पूरी तरह अप्लाई होता है। इसे ना एक आम जिंदगी की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें कोई शख्स किसी ऐसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। खाना वहाँ का ख़राब है, माहौल अजीब सा है। अगर वो शख्स वहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि वो अपने पार्टनर के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, तो उसका तजुर्बा शायद इतना बुरा ना हो। लेकिन अगर वो वहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि उसे डर है कि इनकार करने से झगड़ा होगा, गाली गलोच होगी या रिलेशनशिप ही टूट जाएगा, तो वो हर गुजरते लम्हे के साथ अंदर ही अंदर घुटन और रिजेंटमेंट महसूस करेगा, है ना? ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसी रेस्टोरेंट वाली मिसाल को हम इंटीमेसी पर अप्लाई करें, जब एक पार्टनर अपने साथी को खुश करने के लिए या सिर्फ क्लोजनेस बढ़ाने की नीयत से एग्री करता है, जिसे अप्रोच मोटिव कहते हैं, तो सोर्स के मुताबिक
इस प्रोसेस के दौरान वो खुद भी सेक्सुअली अराउज्ड हो सकती है। इस फिनोमेना को क्लिनिकल साइकोलॉजी में जंप स्टार्टिंग द सेक्स ड्राइव कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मोटिवेशन सिर्फ अवॉइडेंस है, यानी डर, छिक से बचना या पार्टनर का मूड खराब ना होने देना, तो इसके नतीजे में हमेशा गिल्ट, शेम और सेल्फ स्टीम का लॉस पैदा होता है। और ये लॉन्ग टर्म में किसी भी रिलेशनशिप के लिए जहर जैसा है। बिल्कुल। अब इन सारी डायनेमिक्स से निकलकर एक स्लाइटली अलग एंगल की तरफ आते हैं। चैप्टर 7 का आगाज करते हैं, जिसका नाम है अ सेंस ऑफ एडवेंचर। इस चैप्टर में हमारा फोकस ड्यूटी से हटकर क्यूरियोसिटी, नए तजुर्बात और वर्जिनिटी की तब्दील होती हुई अहमियत पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर्स में 1960s में जब बर्थ कंट्रोल पिल मुतारिफ हुई तो सोसाइटी में वर्जिनिटी की वैल्यू बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गई। और ये तब्दीली हिस्टोरिकल डेटा में बहुत क्लियरली वाज़ेह है। 1939 में अगर मर्दों से उनकी आइडियल बीवी की खूबियां पूछी जाती थीं तो विर्जिनिटी उस लिस्ट में 10th नंबर पर होती थी। लेकिन 1985 आते-आते ये रिक्वायरमेंट लिस्ट के बिल्कुल आखिर में चली गई, यानी सेक्स और रिप्रोडक्शन पहली बार एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ वेस्ट का डेटा है। ग्लोबल लेवल पर रिलीजन और कल्चर आज भी इस माइंडसेट को पूरी तरह डिक्टेट करते हैं। चैप्टर में फ्रांस का एक बड़ा मशहूर केस डिस्कस किया गया है, जहां एक मुस्लिम ब्राइड की शादी को सिविल कोर्ट ने इसलिए एनल कर दिया, यानी प्रैक्टिकली कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो शादी के वक्त वर्जिन नहीं थी। यानी प्योरली एक फिजिकल एट्रीब्यूट पर कोर्ट ने शादी खत्म कर दी। जी हाँ, और इसी कल्चरल प्रेशर का नतीजा ये निकलता है कि हाइमेनोप्लास्टी, जिसे आम जबान में वर्जिनिटी रीस्कोर करने की सर्जरी कहा जाता है, उसका ट्रेंड कुछ सोसाइटीज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ आकर ना साइंस और कल्चरल मिथ्स आपस में पूरी तरह टकराते हैं। हाइमेन के बारे में जो जनरल मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, वो इन कल्चरल डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। बिल्कुल मैच नहीं करती। और यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक हाइमेन कोई ऐसी परमानेंटली सील्ड स्किन या प्लास्टिक रैप की तरह नहीं है जो सिर्फ पहली बार फिजिकल इंटरकोर्स से ही फटती हो। बिल्कुल। ये असल में एक मेम्ब्रेनस टिश्यू है जो पार्टली यानी सिर्फ कुछ हिस्से तक ओपनिंग को कवर करता है। इसकी शेप्स और साइजेस हर औरत में मुख्तलिफ होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे साइकिल चलाना, हॉर्स राइडिंग करना या जिम्नास्टिक्स, इन सब से भी ये नेचुरली स्ट्रेच या ब्रेक हो सकती है। अच्छा, तो इसका नेसेसरीली फिजिकल इंटिमेसी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हमेशा। सही। कुछ केसेस में तो ये बचपन में ही नेचुरली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग हाइमेन टेस्ट है, जिसे कई कल्चर्स में पाकीज़गी या प्योरिटी का अल्टीमेट सर्टिफिकेट समझा जाता है, ये मेडिकली और बायोलॉजिकली एक इंतहाई फ्लॉ रिडन और बिल्कुल बेबुनियाद कॉन्सेप्ट है। हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी बेसिकली इन औरतों के डर को एक्सप्लॉइट करती हैं और एक आर्टिफिशियल इल्यूजन क्रिएट करती हैं ताकि वो सोसाइटी के इस फॉल्स स्टैंडर्ड पर पूरी उतर सके। समझ गई? इसके बाद चैप्टर क्यूरियोसिटी और उस सेंस ऑफ एडवेंचर को एक्सप्लोर करता है। सेक्स को लेकर औरतों की क्यूरियोसिटी बहुत वेरिएड और डिटेल ओरिएंटेड होती है। वो डिफरेंट रेसेस, मुख्तलिफ बॉडी टाइप्स और साइजेस के बारे में क्यूरियस होती हैं कि उसके साथ इंटीमेसी का फील कैसा होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी का जिक्र है जो सच में काफ़ी आई ओपनिंग है। वहाँ सेक्सुअली एक्टिव औरतों से स्पेसिफिकली पूछा गया कि उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और उस स्टडी के नतीजे ने काफ़ी लोगों को हैरान भी किया। 50 में से 45 औरतों ने ये बताया कि उनकी फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए पीनिस की लेंथ से ज्यादा उसकी विड्थ यानी चौड़ाई इंपॉर्टेंट है। इसकी बायोलॉजिकल वजह वाकई लॉजिकल है, क्योंकि विड्थ क्लाइटोरिस और आउटर वजाइना के उन हिस्सों को ज्यादा इफेक्टिवली स्टिमुलेट करती है जहां नर्व एंडिंग्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ ही औरतें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट के उसूल पर भी यकीन रखती हैं। अपनी सेक्सुअल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और अपनी एनाटॉमी को समझने के लिए वो वक्त के साथ चीजें एक्सप्लोर करती हैं। यही वजह है कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मानती हैं कि औरतें अपनी 30s के दौरान एक्चुअली सेक्सुअल पीक पर होती हैं। उनके पास ना सिर्फ अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका होता है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी होता है जो उन्हें अपनी डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। यहाँ मेरे जहन में एक डीप सवाल पैदा होता है, मतलब एक
पुशबैक है सारी इन्फॉर्मेशन पर। अगर एक औरत मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस गेन करके एक इन्फॉर्म्ड शॉपर बन जाती है, मतलब उसे अपनी डिजायर्स और स्किल्स का पूरा इल्म हो जाता है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म में किसी स्टेबल रिलेशनशिप के लिए नुकसानदेह नहीं बन सकता? क्योंकि जब एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली अपने मौजूदा पार्टनर को पास्ट पार्टनर्स के साथ कंपेयर करने लगता है, जिससे बाद में डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो सकती है। ये एक बहुत ही गहरा और वैलिड पॉइंट है, और साइकोलॉजी इस फिनोमेनन को डीपली स्टडी भी करती है। यहाँ न्यूरोसाइंस का एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट, जिसे कूलिज इफेक्ट कहते हैं, वो बिल्कुल रेलेवेंट हो जाता है। जानवरों पर होने वाली स्टडीज, खास तौर पर मेल रैट्स पर, हमें दिखाती हैं कि जब उन्हें एक नई फीमेल मिलती है तो उनके ब्रेन में डोपामीन, जो कि रिवॉर्ड और प्लेजर का केमिकल है, उसका एक नया सर्ज आता है और वो अचानक दोबारा से हाईली सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी नॉवेलिटी डोपामीन रिलीज करती है। एग्जैक्टली। नॉवेल्टी हमेशा डोपामीन ड्राइव करती है। ह्यूमंस में भी हैबिचुएशन का प्रोसेस होता है, जहां वक्त के साथ सेम पार्टनर के साथ वो इनिशियल एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन औरतों में नॉवेल्टी सीख करने के पीछे सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि उनकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे कि क्या कुछ मखसूस खुसूसियात ऐसी हैं जो औरतों को कांस्टेंट वैरायटी तलाश करने पर मजबूर करती हैं? जी हाँ, क्रॉस कल्चरल स्टडीज ने आइडेंटिफाई किया है कि एक्सट्रोवर्जन, इम्पल्सिविटी और ख़ास तौर पर परफेक्शनिज्म ऐसी ट्रेट्स हैं। इसमें परफेक्शनिज्म सबसे ज़्यादा ट्रिकी साबित होता है। जो औरतें हाईली परफेक्शनिस्ट होती हैं, वो अपने मेट से इंतहाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। मतलब वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर वक्त परफेक्ट हो। जब वो आम इंसानी फ्लॉज देखती हैं और उनकी वो आइडियल एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो वो बहुत जल्दी डिससैटिस्फाई हो जाती हैं और फिर बेहतर की तलाश में वैरायटी सीख करती हैं। उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें डेफिनेटली कंपैरिजन पर मजबूर करता है, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था। इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को इन डेप्थ समझने के बाद हम अब इस डीप डाइव के सबसे कंट्रोवर्शियल और शायद सबसे इल्यूमिनेटिंग हिस्से पर आते हैं, चैप्टर 8, जिसका टाइटल है बार्टर एंड ट्रेड। ये चैप्टर सेक्स और इंटीमेसी को प्योरली एक इकोनॉमिक और ट्रांजैक्शनल एंगल से देखता है। देखें, सोसाइटी हमेशा इस कॉन्सेप्ट को एक टैबू मानती आई है। हम तो यही मानते हैं कि इंटीमेसी और पैसे या किसी दुनियावी फायदे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन सोर्सेज में जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखें। नेटली डिलन का वाकया, जहां उसने अपनी मास्टर्स डिग्री की ट्यूशन पे करने के लिए वर्जिनिटी की बाकायदा ऑनलाइन ऑक्शन की और हाईएस्ट बिड ऑलमोस्ट $4 मिलियन तक चली गई। हाँ, और ये कोई अकेला वाकया नहीं है। बिल्कुल। फिर हम स्टेफनी गिरशॉन की रियल स्टोरी देखते हैं, जिसने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक लोकल गाइड की सर्विसेज के बदले अपने साथ सेक्स ट्रेड किया, क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक मॉडर्न स्टडी आती है, जिसमें 9% कॉलेज औरतों ने लिटरली ये माना कि उन्होंने टैंजिबल आइटम्स जैसे लुई विटॉन के एक्सपेंसिव बैग्स या फिर जॉब में रेज और प्रमोशन के लिए सेक्स ट्रेड किया है। ये सब आखिर किस बुनियाद पर हो रहा है? कोर रीजन क्या है? इसकी बुनियाद समझने के लिए हमें कल्चरल टैबूज से निकलकर प्योर एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स और बेसिक बायोलॉजी को देखना होगा। क्रॉस कल्चरली, चाहे हम किसी इंतहाई मॉडर्न सिटी की बात करें या किसी कदीम सोसाइटी की, रूल तकरीबन एक जैसा ही रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स जैसी एगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टडी किया है। वहां मर्द और औरत स्टेटस में बिल्कुल बराबर है, लेकिन वहां भी कल्चर यही है कि मर्द सेक्स के बदले औरत को प्रैक्टिकली गिफ्ट्स देता है। इस ग्लोबल एसिमेट्री की वजह असल में हमारे उन माइक्रोस्कोपिक सेल्स में छुपी है जो लाइफ बनाते हैं। मर्दों के जिस्म में रोजाना 85 मिलियन स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म सिर्फ 3 माइक्रॉन्स छोटे होते हैं, यानी इनको बनाने में मर्द का बायोलॉजिकल कॉस्ट नेचुरली ना होने के बराबर है। इनके मुकाबले में औरतों के पास लिमिटेड और फिक्स्ड तादाद में एग्स होते हैं, जो 120 माइक्रॉन्स बड़े होते हैं और बायोलॉजिकली बहुत कीमती होते हैं। और इस इक्वेशन में प्रेगनेंसी का जो पूरा 9 महीने का इमेंस फिजिकल टोल है, वो उस एग की वैल्यू को और भी ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ा देता है। एक छोटी सी बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में औरत का पूरा जिस्म, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट होती है।
एग्जैक्ट पॉइंट यही है। इस ह्यूज बायोलॉजिकल एसिमेट्री की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एक इंतहाई स्केर्स और हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाती है। एवोल्यूशन ने मर्दों को इस तरह डिजाइन किया है कि वो इस वैल्यूएबल रिसोर्स तक एक्सेस चाहते हैं हर हाल में। इस चाहत में मर्दों के अंदर एक सेक्सुअल ओवर परसेप्शन बायस पैदा हो गया है। मतलब मर्द अक्सर एक औरत की सिंपल सी स्माइल या फ्रेंडली बात को भी डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरेस्ट समझ बैठते हैं। औरतें इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली इस बायस को अच्छी तरह समझती हैं और नेचुरली इसे अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने की कैपेसिटी भी रखती हैं। जब बायोलॉजी ने ही आपकी सेक्सुअलिटी को एक हाई वैल्यू करेंसी बना दिया है, तो बार्टर एंड ट्रेड एक बहुत ही नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है ह्यूमन इंटरैक्शन का। तो अगर हम इन्हीं बायोलॉजिकल पावर डायनामिक्स की रोशनी में प्रोस्टिट्यूशन स्पेक्ट्रम को देखें, मतलब बिना किसी मॉरल या सोसाइटल जजमेंट के, तो ये कंप्लीटली इसी प्योर इकोनॉमिक रियलिटी के अलग-अलग फॉर्म्स नजर आती हैं। ये स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा वाइड और कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ सबसे डार्क हिस्सा है सेक्स ट्रैफिकिंग, जहां औरतों की कोई मर्जी शामिल नहीं होती और उन्हें कंप्लीटली फोर्स्ड स्लेवरी में धकेल दिया जाता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ें तो सर्वाइवल सेक्स आता है। ये वो औरतें हैं जिनकी शायद सोसाइटी में शादी नहीं हो सकती, या उन पर अपने भूखे बच्चों को पालने की ऐसी सख्त जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को एज अ लास्ट रिजॉर्ट ट्रीट करने पर मजबूर होती हैं, बस जिंदा रहने के लिए। और फिर इस स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पर हाई एंड लग्जरी कॉल गर्ल्स आती हैं, जैसे बुक में एशली डुप्रे का जिक्र है, जो अपनी कंपनी के लिए 1 घंटे का $4,300 चार्ज करती थी। ये तो सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये तो डायरेक्टली प्रीमियम लाइफस्टाइल की ट्रेड है। ये वाकई डीपली आयरॉनिक और फैसिनेटिंग है। हम सोसाइटी के तौर पर चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमने स्पेस ट्रैवल कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, लेकिन हमारे सबसे इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप्स अभी भी प्योर बायोलॉजी की इन्हीं कदीम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पर चल रहे हैं। जब तक वो स्पर्म और एग वाली अनइक्वल बायोलॉजिकल फाउंडेशन मौजूद है, सोसाइटी की ये पावर डायनामिक्स एक्चुअली इसी तरह सेट रहेंगी। प्रोस्टिट्यूशन, चाहे वो सर्वाइवल के लिए हो या किसी महंगे डिजाइनर बैग के लिए हो, ये बेसिकली इसी हाई इन्वेस्टमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का एक सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन है। सच में, जब हम इन सारी डीप डिटेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं कि हमारी इंतहाई प्राइवेट डिजायर्स, दो लोगों की इंटीमेसी और सेक्स की पूरी बुनियाद असल में प्योरली बायोलॉजी के उन सस्ते और कीमती सेल्स, इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स, मेटिंग मार्केट और एंशिएंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पर टिकी है, तो एक अजीब और थोड़ा डिस्टर्बिंग सवाल जहन में आना बहुत नेचुरल है। हजारों सालों से पोएट्री, लिटरेचर और मूवीज जिसे रोमांटिक लव या एक रूहानी जज्बा कहते आए हैं, जिसके लिए लोग जाने तक देते हैं, क्या वो वाकई कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर सिर्फ नेचर की तरफ से हम इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया एक शानदार, इंतहाई पावरफुल और खूबसूरत इवोल्यूशनरी इल्यूजन? चैप्टर मेकअप सेक्स। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तस्वूर करें एक बहुत शदीद लड़ाई का। दरवाजे जोर से बंद हो रहे हैं, आवाजें ऊंची हैं और लग रहा है कि ताल्लुक शायद अभी खत्म हो जाएगा। राइट, एक टिपिकल इंटेंस आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली। लेकिन फिर कुछ ही लम्हों बाद वही दोनों लोग एक इंतहाई करीबी जिस्मानी ताल्लुक में बंधे होते हैं और अचानक सारा गुस्सा गायब हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। हाँ बिल्कुल, मसला अपनी जगह वही रहता है, लेकिन जहन बिल्कुल साफ महसूस होता है। सिंडी एम मेस्टन और डेविड एम बस की किताब वाई वुमेन हैव सेक्स की तहकीक पर मबनी इस तफसीली जायजे में हम आगाज ही इस हैरानकुन पॉइंट से कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। आखिर पार्टनर्स के दरमियान किसी बहस के बाद ये कुर्बत, जिसे हम आमतौर पे मेकअप सेक्स कहते हैं, इतना सुकून क्यों लाती है? तहकीक बताती है कि ये अमल जिस्म में जमाशुदा गुस्से और झुंझलाहट को निकालने में नुमायां मदद देता है। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि ये अमल उस लड़ाई की असल वजह को हल नहीं करता। सही, मुद्दा बिल्कुल वही का वही रहता है। तो फिर तब्दीली आती कहाँ है? तब्दीली असल में ज़हनी और जिस्मानी तवानाई में आती है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसके अंदर एक शदीद मनफी तवानाई या नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। राइट। ये अमल उस नेगेटिव एनर्जी को
पैशन और लस्ट में बदल देता है। मेस्टन लैब की इस तहकीक में एक 24 साला खातून का कोट इस नफ्सियाती पहलू को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है। वो कोट वाकई जबरदस्त था। उसका कहना था कि अगरचे मेकअप सेक्स हर मसले की चाबी नहीं है, लेकिन ये तमाम बुरे जज्बात को एक पुरजोश पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर देता है। बिल्कुल। उस खातून ने मजीद बताया कि इस तजर्बे के बाद उसे अपना स्ट्रेस 100 गुना कम महसूस होता है। 100 गुना? दैट्स मैसिव। आई नो राइट। अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें तो एक मजबूत ताल्लुक में ये कुर्बत उस डीपली रूटेड कमिटमेंट की याद दहानी करवाती है जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। बहस चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये एहसास दिलाती है कि कनेक्शन अभी बाकी है। यानी एक मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करती है। ख़वातीन के हवाले से ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे वो मसाइल को जज्बाती होने के बजाय मंतरकी यानी रैशनली हैंडल करने के काबिल हो जाती हैं। एग्जैक्टली और ये हमें एक और बहुत अहम पॉइंट की तरफ ले जाता है। चैप्टर द स्लीप एड पोशीदा फ़वाइद की इस फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं नींद और सुकून की। हम जानते हैं कि आज के इस दौर में क्रॉनिक स्ट्रेस ने इंसानी जिस्म को बुरी तरह मुतासिर किया है। बहुत बुरी तरह। सुनने वालों के लिए ये जानना वाकई हैरत अंगेज होगा कि सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 20 मिलियन अफराद इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार हैं। 20 मिलियन? वाओ! हाँ, और इस आंकड़े में एक दिलचस्प या शायद परेशान कुन बात यह है कि इसमें मर्दों की निस्बत खवातीन की तादाद बिल्कुल दुगनी है। ओह, यानी खवातीन ज्यादा सफर कर रही हैं। बिल्कुल। आमतौर पर लोग इस मसले से बचने के लिए कैफीन से परहेज करते हैं या शाम में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस तहकीक में वाजे किया गया है कि इन आम नुस्खों के साथ साथ सेक्स को भी स्लीप रेमेडीज की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। सही बात है। उसने बताया कि ग्रेजुएट डिग्री के शेडेड स्ट्रेस की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी थी। इससे बचने के लिए उसने ऑर्गेज़म के जरिए मिलने वाले एंडोर्फिन्स का सहारा लिया। इस तजुर्बे के पीछे सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा साइंटिफिक मैकेनिज्म काम कर रहा है। वो कैसे? ये तो हम जानते हैं कि ऑर्गेज़म के दौरान रिलीज होने वाले एंडोर्फिन्स जिस्म को रिलैक्स करते हैं, लेकिन नींद के हवाले से स्पेसिफिकली सबसे अहम हार्मोन प्रोलैक्टिन है। अच्छा, प्रोलैक्टिन। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। इंटरकोर्स से आने वाले ऑर्गेज़म में आम मैस्टरबेशन की निस्बत जिसमें प्रोलैक्टिन की सतह में 400% ज्यादा इजाफा होता है। वे 400% सामने आती है। एवोल्यूशन का इसमें क्या रोल है? इर्तिकाई नुक्ते नज़र से इंसानी जिस्म को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि औरत इंटरकोर्स के बाद फौरन एक्टिव ना हो जाए, बल्कि नींद और सुकून महसूस करे और लेटी रहे। ओह, आई सी। लेटे रहने का ये अमल ग्रेविटी के मुताबिक स्पर्म को अंडे यानी एग तक पहुंचने में मदद देता है। तो असल में ये नींद एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन जिस्म के लिए एक नेचुरल स्लीपिंग पिल की तरह काम करता है, जो सिर्फ मखसूस हालात में एक्टिवेट होती है? बिल्कुल दुरुस्त एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक नेचुरल स्लीपिंग पिल की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ साइंस एक और दिलचस्प फर्क दिखाती है। मर्दों में प्रोलैक्टिन उनकी शेडेड थकावट का बायस बनता है, जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। हाँ, यही वजह है कि अक्सर खवातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके पार्टनर्स कुर्बत के फौरन बाद सो जाते हैं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। खवातीन में इसका असर थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सुकून और ललिंग इफेक्ट देता है। लेकिन मर्दों की तरह अचानक नींद का गलबा नहीं लाता। सही कहा। अलबत्ता यहाँ एक कावियात भी है। अगर एरोबिक सेक्स हो जिसमें फिजिकल एक्सर्शन एक्सट्रीम हो, तो ये जिसमें एड्रेनलिन भर देता है और नींद लाने के बजाय एनर्जी बढ़ा भी सकता है। चैप्टर स्ट्रेस एज अ सेक्सुअल स्टिमुलेंट। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आमतौर पर हमारा कॉमन सेंस हमें यही बताता है कि तनाव या स्ट्रेस जिनसी ख्वाहिश का सबसे बड़ा दुश्मन है। आम सोच तो यही है। बिल्कुल, अगर दिमाग परेशान हो तो जिस्म रिलैक्स नहीं हो पाता, लेकिन तहकीक ने यहाँ इस कॉमन सेंस को बिल्कुल गलत साबित किया है। मेस्टन लैब में एक बहुत ही हैरानकुन तजर्बा किया गया। 10 मिनट तक ट्रेडमिल पर अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट के 70% पर एक्सरसाइज की। यानी काफी इंटेंस वर्कआउट था। यस, इंटेंसली।
उसके फौरन बाद जब उन्होंने वही फिल्म देखी तो हैरानकुन तौर पर उनकी जिस्मानी अराउजल में 150% इजाफा देखा गया। 150%, ये तो मैसिव स्पाइक है। मतलब स्ट्रेस या फिजिकल तनाव ने यहाँ जिनसी ख्वाहिश को दबाने के बजाय उसे बढ़ाने का यानी एक स्टिमुलेंट का काम किया। इस नतीजे को हजम करने के लिए हमें थोड़ा बायोलॉजी में जाना होगा। इंसानी जिस्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एसएनएस कहते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट? एग्जैक्टली। जब खतरा या शेडेड एक्सर्शन होती है तो ये निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है। अब होता यह है कि मर्दों में जब ये एसएनएस एक्टिव होता है तो ये उनके इरेक्शन में बड़ा मसला पैदा करता है। खून मसल्स की तरफ चला जाता है। सही, उनकी जिनसी तहरीक रुक जाती है। लेकिन खवातीन में ये सिस्टम बिल्कुल बरक्स बिहेव करता है। खवातीन में एसएनएस खून की रवानी को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो जिनसी तहरीक के लिए भी तैयार कर देता है। तो इसका मतलब है वो तमाम आम सेल्फ हेल्प किताबें जो खवातीन को बबल बात लेने या पुरसकून मौसीकी सुनने का मशवरा देती हैं, वो गलत है? अगर कोई खातून ज़हनी तौर पर तैयार है लेकिन जिस्मानी रिस्पॉन्स सुस्त है तो उन्हें कंप्लीटली रिलैक्स होने के बजाय अपना दिल धड़कने देना चाहिए। उन्हें कुछ पुरजोश करना चाहिए, जैसे तेज दौड़ना या हत्ता कि कोई बहुत डरावनी मूवी देखना। चैप्टर लव एट फर्स्ट फ्राइट। डरावनी चीजों की बात निकली है तो इसी मौजू पर एक और काफी मजेदार तहकीक सामने आई है। थीम पार्क वाले रोलर कोस्टर का तजर्बा। ओह, ये स्टडी मेरी पसंदीदा है। मेस्टन लैब की टीम ने टेक्सास के एक अम्यूजमेंट पार्क में खवातीन पर टेस्ट किया। उन्होंने रोलर कोस्टर पर बैठने से पहले लाइन में खड़ी खवातीन को एक आम सी शक्ल वाले मर्द की तस्वीर दिखाई और पूछा कि ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने उन्हीं खवातीन को राइड से फौरन उतरने के बाद वही तस्वीर दोबारा दिखाई। जब उनका एड्रेनलिन हाई था तो उन्होंने उस आम से मर्द को पहले की निस्बत कहीं ज्यादा पुरकशिश करार दिया। एड्रेनलिन ने अट्रैक्शन बढ़ा दी। लेकिन इससे एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पैदा होता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स किसी को बिल्कुल भी पुरकशिश न लगता हो, यानी अट्रैक्शन जीरो हो, तो बस उसे रोलर कोस्टर पर बिठा दो और मैजिक हो जाएगा? ये बहुत नेचुरल सवाल है, लेकिन यहाँ इस साइंस को गलत इस्तेमाल करने से बचना जरूरी है। तहकीक वाज़े तौर पर बताती है कि एसएनएस एक्टिवेशन सिर्फ तभी अट्रैक्शन को बढ़ाता है जब वहाँ थोड़ी बहुत बुनियादी कशिश पहले से मौजूद हो। यानी बेसलाइन अट्रैक्शन जरूरी है। बिल्कुल, ये एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, लेकिन अगर इंजन में फ्यूल ही नहीं है, यानी बुनियादी कशिश जीरो है, तो सामने वाले को रोलर कोस्टर क्या पूरी मैराथन भी दौड़वा दी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। राइट। लेकिन अगर हम थोड़ा तारीख में झांकें तो लगता है जैसे पुराने जमाने के लोगों को इसका पता था। साल 50 एडी के रोमन सर्कस की मिसाल ले लीजिए। ग्लैडिएटर्स वाले खेल। हाँ, तारीख बताती है कि उस वक्त के होशियार मर्द जानबूझकर उन खवातीन के पास जाकर बैठते थे जो खून खराबा और तनाव देखकर शेडेड जज्बाती हो रही होती थीं। ओह वाह, उन्हें बायोलॉजी का आइडिया था। उन्हें पता था कि खौफ और स्ट्रेस के आलम में खवातीन नेचुरली जिनसी तहरीक के लिए तैयार होती हैं। ये बायोलॉजी और तारीख का हैरानकुन कॉम्बिनेशन है। चैप्टर द सनियर साइड ऑफ सेक्स। जिनसी ताल्लुक और जहनी सेहत के दरमियान इस राब्ते को मजीद गहराई से समझते हैं। दुनिया भर का मेडिकल डेटा ये तस्लीम करता है कि ख़वातीन में मर्दों की निस्बत डिप्रेशन की शरह ऑलमोस्ट दुगनी है। उसकी अहम वजह हार्मोनल तब्दीलियां हैं। सही, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में उतार चढ़ाव का बराह रास्त असर मूड पर पड़ता है। इसी तरह एक और बीमारी है जिसे SAD यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, या विंटर ब्लूज। इसका डायरेक्ट ताल्लुक मेलाटोनिन से है। SAD और मेलाटोनिन का ये ताल्लुक बहुत फैसिनेटिंग है। मेलाटोनिन असल में वो केमिकल है जो दिमाग अंधेरे में बनाता है। सर्दियों में रोशनी कम होती है तो दिमाग ज्यादा मेलाटोनिन बनाता है, जिससे SAD का मसला पैदा होता है। लोग थका हुआ और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ साइंस हमें एक हैरत अंगेज फर्क बताती है। खवातीन का दिमाग मर्दों की निस्बत कुदरती रोशनी की तब्दीलियों से कहीं ज्यादा मुतासिर होता है। यानी आर्टिफिशियल लाइट का असर अलग होता है दोनों पर। एग्जैक्टली। मर्दों का जिस्म आर्टिफिशियल लाइट को देखकर धोखा खा जाता है और समझ जाता है कि दिन है, और मेलाटोनिन रोक देता है। लेकिन खवातीन का दिमाग आर्टिफिशियल लाइट से धोखा नहीं खाता, वो सिर्फ नेचुरल सनलाइट को डिटेक्ट करता है।
तो अंधेरा होने पर बल्ब ऑन भी हो तो उनका दिमाग मेलाटोनिन बनाता रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। खवातीन में एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल के इखराज को बढ़ाता है। डबल एज्ड सोर्ड। सही। और जब स्ट्रेस खत्म भी हो जाए तो ये एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल को वापस नॉर्मल सतह पर आने में रुकावट डालता है। नतीजा ये निकलता है कि खवातीन का जिस्म मर्दों की निस्बत ज्यादा देर तक फिजिकली स्ट्रेस में रहता है। चैप्टर द मूड एलिक्सर। अब जब डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की बात हो रही है तो इसको बेहतर करने के तरीकों पर भी तहकीक की गई। मेस्टन लैब ने बताया कि डिप्रेस खवातीन मैस्टरबेशन का ज्यादा सहारा लेती हैं एज अ सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट। इंडोर्फिन्स के जरिए टेम्परेरी सुकून के लिए। सही, लेकिन न्यूयॉर्क के साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन गैलप की तहकीक इस सारी कहानी में एक कंट्रोवर्शियल रुख सामने लाती है। उन्होंने कॉलेज की तलबा पर तहकीक की। नतीजा ये निकला कि जो खवातीन बिना कॉन्डोम के अपने पार्टनर के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करती हैं, वो उन खवातीन की निस्बत बहुत कम डिप्रेस्ड होती हैं जो हमेशा कॉन्डोम से इस्तेमाल करती हैं। ये डेटा वाकई बहुत चौंका देने वाला था। हत्ता कि उन्होंने बताया कि कॉन्डोम यूज करने वाली खवातीन में शदीद डिप्रेशन और खुदकुशी की कोशिश की शरह दुगनी थी। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आम इंसान यही सोचेगा कि सीमेन यानी मनी में आखिर ऐसा क्या है जो दिमाग और मूड पर इतना बड़ा असर डाल रहा है। आमतौर पर तो उसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझा जाता है। लेकिन जब साइंसी तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि सीमेन असल में एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉकटेल है। इसमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और सबसे अहम प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं। और ये दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं? वजाइना की दीवारें इंतहाई एब्जॉर्बेंट होती हैं। ये केमिकल्स उन दीवारों के जरिए बराए रास्त खून में शामिल हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की बात करें तो ये खून की रवानी बढ़ाता है और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह मूड को एलिवेट करता है। वाह! हत्ता के तहकीक में देखा गया कि जो खवातीन इस नेचुरल एब्जॉर्प्शन की आदी थीं, जब उन्होंने कुर्बत तर्क की तो उन्हें प्रॉपर विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस हुए, जैसे कैफीन छोड़ने पर होते हैं। ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। चैप्टर 1 इज द लोनलीएस्ट नंबर। जहनी सेहत की बात चल रही है तो तन्हाई और डिप्रेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। खास तौर पर बुजुर्ग खवातीन में। हाँ, क्योंकि उनकी औसत उम्र मर्दों से ज्यादा होती है। लेकिन तन्हाई का मसला जवानों में भी है। सुनने वालों को उस 29 साला खातून की कहानी याद होगी जिसका ब्रेकअप हुआ था। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उसने कैजुअल सेक्स या वन नाइट स्टैंड का सहारा लिया। उसकी सोच थी कि फिजिकल टच मदद करेगा। पर तजुर्बा बिल्कुल बैकफायर कर गया। सेक्स के बाद उसे पहले से ज्यादा मायूसी और अकेलापन महसूस हुआ। जिस्मानी ताल्लुक तो बन गया, लेकिन जहनी अकेलापन वही दीवार की तरह मौजूद था। ये मिसाल हमें जिस्मानी ताल्लुक और जहनी कुर्बत यानी सेक्स और इंटीमेसी के दरमियान का बहुत बड़ा फर्क याद दिलाती है। जिस्मानी ताल्लुक खुद ब खुद इंटीमेसी पैदा नहीं करता। वो कोई मैजिकल स्विच नहीं है। एग्जैक्टली। जब मकसद तन्हाई दूर करना हो तो बगैर किसी जज्बाती लगाव के कैजुअल सेक्स हमेशा मायूसी लाता है। जैसा उस खातून ने कहा कि ये इंटीमेसी की अलामत तो जरूर थी, लेकिन ये एक्ट खुद इंटीमेसी पैदा नहीं कर सकता था। चैप्टर द सेक्स डाइट। चलिए थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में हम फिटनेस और कैलोरीज की बात करते हैं। तहकीक बताती है कि सेक्स के दौरान 100 से 250 कैलोरीज आसानी से जल सकती हैं। ये एथलीटिज्म पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। कनाडा के कपल्स के डेटा के मुताबिक औरतों ने रिपोर्ट किया कि लव मेकिंग का औसत वक्त 18.3 मिनट है, जिसमें 7 मिनट एक्चुअल इंटरकोर्स होता है। लेकिन खवातीन के आइडियल औकात इससे कहीं ज्यादा थे। वो चाहती हैं कि दौरानिया लंबा हो। लेट्स बी रियल। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में आम अमेरिकन खवातीन औसतन तकरीबन 4 पाउंड फैट सिर्फ सेक्स के जरिए जलाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रैक्टिकली एक ऐसी जिम मेंबरशिप है जहां कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस अपना वक्त और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है? ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। एनाटॉमी के हिसाब से ये एक वाकई मौसर कार्डियो वर्कआउट है, और इस फ्री जिम मेंबरशिप के फवायद सिर्फ कैलोरीज जलाने तक महदूद नहीं है। और क्या फ़वायद हैं इसके? ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है और पूरे जिस्म, खास तौर पर दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर करता है। तो अगर खवातीन आइडियल दौरानिया तक इसे बढ़ा लें तो वो फैट भी जलाएंगी और मेटाबॉलिक हेल्थ भी ठीक रखेंगी। चैप्टर डू इट टिल यू ड्रॉप।
जैसा कि एक्सपर्ट ने इस जिम एनालॉजी में बताया, ये मामला सिर्फ फैट जलाने तक महदूद नहीं है। तहकीक बताती है कि बाकायदा सेक्स इंसानी उम्र लंबी करने यानी लॉन्जेविटी में भी मददगार साबित हो सकता है। ये पॉइंट सुनने में साइफाई लगता है, पर हकीकत है। ताइवानीज बुजुर्गों पर एक तवील तहकीक की गई जिसमें 2500 मर्द और खवातीन शामिल थे। डेटा से मालूम हुआ कि जो अफराद खासतौर पर 65 साल से जायद उम्र की खवातीन हफ्ते में कम से कम एक बार जिनसी ताल्लुक कायम करती थीं, उनके अगली दहाई में जिंदा रहने के इम्कानात दुगने थे। कंपेयर टू दोज जो बिल्कुल सेक्स नहीं करते थे। राइट। और नन्स यानी कैथलिक राहिबाओं की मिसाल लीजिए, जो जिनसी ताल्लुक से दूर रहती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आम आबादी की निस्बत 20% ज़्यादा होता है। इस डेटा की वजह बिल्कुल ठोस बॉडी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। बाकायदा सेक्स करने से जिस्म नेचुरली ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनाता रहता है। पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन में नेचुरली ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स सिंथेटिक ईस्ट्रोजन देते हैं। हाँ, जिसके अपने नुकसानात हैं, जैसे कैंसर और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क। लेकिन यहाँ नेचर का मैजिक देखें। बाकायदा जिस्मानी कुर्बत के जरिए जिस्म जो अपना नेचुरल ईस्ट्रोजन बनाता है, वो दिल की बीमारियों से बेहतरीन हिफाजत फराहम करता है, बिना किसी कैंसर रिस्क के। चैप्टर बूस्टर शॉट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। जिंदगी लंबी करने के साथ साथ इसका असर हमारे इम्यून सिस्टम पर भी बहुत गहरा होता है। इंसानी जिस्म में IgA नाम की एक खास एंटीबॉडीज होती है जो फ्लू और जुकाम से बचाती हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक कॉलेज स्टडी में पता चला कि जो लोग हफ्ते में 1 से 2 दफा सेक्स करते थे, उनके सलाइवा में इन IgA एंटीबॉडीज की सतह बिल्कुल ना करने वालों की निस्बत एग्जैक्टली 30% ज्यादा थी। लेकिन इस इम्यूनिटी वाली तहकीक में एक लिमिटेशन भी है। डेटा ने शो किया कि अगर जिनसी ताल्लुक की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, लाइक हफ्ते में 3 या इससे ज्यादा बार, तो उन्हीं तुलबा में IgA लेवल्स सबसे कम पाए गए। ओह, यानी एक बैलेंस जरूरी है। एग्जैक्टली एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी या गोल्डीलॉक्स जोन है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और इसके अलावा भी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑर्गेज्म के दौरान प्रोलैक्टिन का रिलीज होना। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में नए न्यूरॉन्स बनाता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब यानी सूंघने की हिस। सही पकड़ा। टेक्निकली फिजिकल इंटिमेसी के बाद किसी भी इंसान के सूंघने की हिस बायोलॉजिकली बेहतर हो जाती है। साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से खवातीन में ब्लैडर कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। इन तमाम हकाइक को डिटेल में जानने के बाद ये समझ आता है कि इंसानी जिस्म, हमारी जिस्मानी ज़रूरत और जहनी सेहत आपस में कितनी गहराई से एक दूसरे के साथ वायर्ड हुए हैं। साइंस तो अब ये क्लियरली बता रही है, लेकिन क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी इन साइंस बेस्ड बातों को वाकई खुलेआम तस्लीम करने को तैयार है, या हम अभी भी सदियों पुराने तबूज में फंसकर इन बातों को पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हैं? अच्छा, जब हम इकोनॉमिक्स या बार्टरिंग का लफ्ज सुनते हैं, तो मतलब फौरन हमारे जहन में बैंक्स या करेंसी या स्टॉक मार्केट के ख्याल आता है। हम सोचते हैं कि ये एक क्लियर कट सिस्टम है जहां फिजिकल चीज़ों का लेन देन होता है। लेकिन आज की इस गहरी तहकीक में हम एक ऐसी किताब को देख रहे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल देती है। हाँ, और वो किताब है डॉक्टर सिंडी मेस्टन और डॉक्टर डेविड बस की व्हाई वुमेन हैव सेक्स। इस डिस्कशन का मकसद ही उन हैरानकुन नफ्सियाती और एवोल्यूशनरी पहलुओं को समझना है जो हमारी सोसाइटी के इन टैबूज के पीछे छुपे हैं। बिल्कुल। और ये सोर्सेज प्रैक्टिकली एक शॉर्टकट हैं ताकि हम औरतों के सेक्सुअल मोटिवेशंस की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को बगैर ओवरवेल्म हुए आसानी से समझ सकें। तो इसे सीधा पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल इकोनॉमिक्स एंड बार्टर। सेल तो वो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस किया गया है कि औरतें रिसोर्सेज हासिल करने के लिए सेक्स को किस तरह एक बार्टरिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये आमतौर पर ओपनली डिस्कस नहीं होता क्योंकि हम रिलेशनशिप्स को रोमांटिसाइज करना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ बस प्यार के गिर्द घूमे। राइट। लेकिन जब हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी देखते हैं तो मोटिव्स थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना। अगर हम इसके वाज़े हिस्से की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन आती है, जहां डायरेक्ट पैसा मिलता है लेकिन खतरात ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट तेज़ी से नॉर्मलाइज हो रहा है, शुगर बेबीज। एग्जैक्टली जहां डायरेक्ट कैश के बजाय लाइफ के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। ये एक ग्रे एरिया है।
केन्या में एक स्टडी हुई थी जिसमें 7.4% अर्बन औरतों ने माना कि वो शुगर डैडी रिलेशनशिप्स में हैं। वाओ, 7.4%। ये नंबर तो छोटा नहीं है। और अमेरिका में भी sugardaddy.com जैसी वेबसाइट्स का काफ़ी उरूज है। लेकिन ये अरेंजमेंट काम कैसे करता है? मतलब लोग इसे प्रोस्टिट्यूशन से अलग कैसे देखते हैं? असल में इस ग्रे एरिया में एक साइकोलॉजिकल कुशन मिल जाता है। एक औरत अपना वक्त और फिजिकल इंटीमेसी एक वेल ऑफ मार्ड को देती है और बदले में वो उसके रेंट या लग्जरी एक्सपीरियंसेस कवर करता है। इसे एक रिलेशनशिप का लेबल देकर डायरेक्ट स्टिग्मा कम कर दिया जाता है। अच्छा, यानी 9 to 5 जॉब की थकान से बचने का शॉर्टकट बन जाता है? लेकिन ये सिर्फ वेबसाइट्स तक महदूद नहीं है। हिस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्रीज को देखें तो कास्टिंग काउच का बड़ा रोल रहा है। मैरिलिन मोनरो ने खुद माना था कि शुरुआती रोल्स के लिए उन्हें पावरफुल मर्दों के साथ फिजिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। हाँ, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। चाइनीज एक्ट्रेस ज़ैंग यू का केस आपको याद होगा, जिन्होंने अपने स्टारिंग रोल्स के बदले किए गए सेक्सुअल एक्सचेंजेस को एक्सपोज करने के लिए 20 ग्राफिक वीडियोस तक रिलीज कर दी थी। ओह हाँ, 20 वीडियोस। ये तो क्लियरली दिखाता है कि रिसोर्सेज और पावर तक एक्सेस के लिए सेक्स एक बड़ी करेंसी रही है। बिल्कुल, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में देखें तो फीमेल्स हमेशा उस मेट को चुनती हैं जो रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन दे सके। अब मॉडर्न टाइम्स में हॉलीवुड मूवी इंडिसेंट प्रपोजल की मिसाल ले लें, जिसमें डेमी मूर $1 मिलियन के बदले रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ एक रात गुजारने पर राजी होती है। हाँ, वो एक क्लासिक है। उस वक्त एक बड़ा मशहूर जोक बना था। किसी ने एक आम औरत से पूछा कि क्या वो रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ $1 मिलियन के लिए सेक्स करेगी, तो उसने जवाब दिया, "Yes, but you'll have to give me some time to come up with the money." हाँ, यानी रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसा स्टेटस और लुक्स इतने बड़े रिसोर्स हैं कि औरत खुद पे करने को तैयार हो जाए। ये जोक हकीकत को बड़ा ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है। लेकिन बार्टरिंग सिर्फ हाई सोसाइटी तक महदूद नहीं है। मुझे बोलिविया के सिरियानो ट्राइब की मिसाल बड़ी फैसिनेटिंग लगी सोर्सेज में। ओह, सिरियानो ट्राइब, हाँ। वहाँ औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस सिर्फ उन मर्दों से रखती हैं जो उन्हें मीट यानी गोश्त प्रोवाइड करते हैं। अगर मर्द शिकार में फेल हो जाए तो उसकी सेक्सुअल अपील ड्रास्टिकली गिर जाती है। देखें, ये ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे रॉ रूप है। मीट का मतलब है डेंस कैलोरीज और सर्वाइवल। मॉडर्न जमाने में इस मीट या कैश की जगह फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यानी FWB ने ले ली है। रिसर्च कहती है कि 60% कॉलेज स्टूडेंट्स कभी न कभी FWB अरेंजमेंट में रहे हैं। 60%? दैट्स ह्यूज। लेकिन वेट, आप कह रही हैं कि FW अरेंजमेंट्स एक मॉडर्न बार्टरिंग है। ये तो बड़ी गोल्ड और कैलकुलेटेड सी बात लगती है। आई मीन, इंसान रोबोट्स तो नहीं है। मुझे तो ये बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक टाइम सेविंग या सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लगती है। आप ठीक कह रहे हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये कोल्ड जरूर है, लेकिन ये एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। एक अनजान शख्स के साथ बूटी कॉल्स में STDs और सेफ्टी का रिस्क होता है। एक दोस्त के साथ कैजुअल सेक्स ज़्यादा सिक्योर फील होता है और इमोशनल एनर्जी की बचत होती है। सही, तो टाइम और सेफ्टी का एक्सचेंज है। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। जब फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है तो इंटरनल फीलिंग्स पर भी असर पड़ता होगा। ये हमें सीधा चैप्टर 9 यानी द ईगो बूस्ट की तरफ ले जाता है। औरतों की बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम का इससे क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन बहुत गहरा है। डेटा बताता है कि 55% औरतें अपनी बॉडी से मुतमईन नहीं है और ये डिससैटिस्फैक्शन सीधा उनकी सेक्सुअल लाइफ पर असर डालती है। उनकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और इसकी वजह सोसाइटी के बनाए गए इम्पॉसिबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। इम्पॉसिबल की मिसाल ऐसी है कि सोर्सेज कहती हैं अगर बारबी लाइफ साइज होती तो उसकी मेजरमेंट्स 39, 18, 33 होती। उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज इतना लो होता कि वो मेंस्ट्रुएट यानी हैज ही नहीं कर सकती थी। वेट, रियली? मेंस्ट्रुएट ही नहीं कर सकती थी। एग्जैक्टली। ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं बल्कि मेडिकल क्राइसिस की पिक्चर है। और जब सोसाइटी ऐसी इमेजेस फीड करती है तो सेल्फ एस्टीम तबाह होती है। इस लो सेल्फ एस्टीम को कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ औरतें उन मर्दों के साथ सेक्स करती हैं जिन्हें वो अपने स्टैंडर्ड से ऊपर समझती हैं। अच्छा, सिर्फ खुद को अट्रैक्टिव फील करवाने के लिए?
हाँ, उन्हें लगता है कि अगर एक हाईली सक्सेसफुल मर्द उनके साथ इंटीमेसी चाहता है तो उनकी अपनी वैल्यू भी ज्यादा है। सेक्स एक टेम्पररी ईगो बूस्ट का काम करता है, लेकिन इसकी जड़ें बचपन में भी हो सकती हैं। राइट। चाइल्डहुड नेग्लेक्ट। बचपन में अगर पेरेंटल अटेंशन ना मिले तो जवानी में वो सेक्स को अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन हासिल करने का जरिया बना लेती हैं। बिल्कुल, वो फिजिकल टच को इमोशनल सेफ्टी के साथ कंफ्यूज करती हैं। लेकिन ईगो बूस्ट का एक और एंगल पावर और सबमिशन का है। रोमांस नॉवेल्स को ले लें। 2004 में 55% पेपरबैक सेल्स सिर्फ रोमांस नॉवेल्स की थीं। इन कहानियों में मेल हीरो ताकतवर होता है, लेकिन असल पावर हीरोइन के पास होती है। क्योंकि वो ताकतवर मर्द हीरोइन की कशिश के आगे रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन हिज वेट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इन नॉवेल्स में सबमिशन का थीम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई सबमिट कर रहा है तो क्या असल पावर तब भी उसी के पास है? ये तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी और को दे दें। गाड़ी वाली एनालॉजी बड़ी दिलचस्प है। ड्राइविंग सीट बेशक किसी और के पास है, लेकिन डेस्टिनेशन फिर भी पैसेंजर ही डिसाइड कर रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल पर कंसेंशुअल सबमिशन असल में अल्टीमेट कंट्रोल है। रिसर्च दिखाती है कि ऐसी फैंटेसीज रखने वाली औरतें असल जिंदगी में ज्यादा डोमिनेंट होती हैं। ओह वाओ! यानी रियल लाइफ में वो इतनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि फैंटेसी उन्हें छुट्टी लेने का मौका देती है। वो सरेंडर करके बता रही होती हैं कि मेरी कशिश इतनी ताकतवर है कि तुम ओवरवेल्म हो गए हो। ठीक पकड़ा आपने, सेक्सुअल इरेजिस्टिबिलिटी ही उनकी डोमिनेंट पावर है। लेकिन जब हम इस पावर और सबमिशन में से कंसेंट निकाल देते हैं तो हम ह्यूमन सेक्सुअलिटी की डार्क साइड में दाखिल हो जाते हैं, जो कि नेचुरली हमें चैप्टर 10 की तरफ ले आता है, द डार्क साइड। यहाँ हमें सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट थियोरी का सामना करना पड़ता है ना, जहाँ मर्दों और औरतों के एवोल्यूशनरी मकासद फर्क होने की वजह से डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी जन्म लेती है। बिल्कुल। और ये रोजमर्रा की डेटिंग लाइफ में देखा जा सकता है। डेटा के मुताबिक ऑनलाइन डेटिंग में 81% लोग झूठ बोलते हैं। मर्दन सबसे ज्यादा अपनी हाइट पर और औरतें अपने वेट पर। मैं हमेशा सोचता था कि हाइट और वेट ही क्यों, लोग इनकम पर झूठ बोल सकते हैं। इन दो चीजों पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि प्राइमल मार्कर्स कभी चेंज नहीं होते। हाइट मर्द की फिजिकल डोमिनेंस और प्रोटेक्शन का सिग्नल थी, और वेट हिस्टोरिकली यूथ और हेल्थ का इंडिकेटर रहा है। लेकिन फिजिकल झूठ छोटी बात है, असल नुकसान इमोशनल डिसेप्शन का है। हाँ, सोर्सेस कहती हैं कि 71% मर्द सेक्स हासिल करने के लिए अपने जज्बात और कमिटमेंट पर एग्जैजरेट करते हैं। एड हिक्स की मिसाल है, जिसने डिसेप्शन के जरिए कई शादियां की। वो प्रैक्टिकली एक इमोशनल कॉन आर्टिस्ट था। और इसका इमोशनल टोल बहुत डेविस्टेटिंग होता है। जब ट्रस्ट और ऑक्सीटोसिन का बॉन्ड धोखे से टूटता है तो साइकोलॉजिकल क्रैश आता है। लेकिन एवोल्यूशन ने औरतों को डिफेंसलेस नहीं छोड़ा, उन्होंने कमिटमेंट स्केप्टिसिज्म बायस डेवलप किया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या औरतों का दिमाग फेक इमोशनल क्लेम्स के लिए प्रैक्टिकली एक स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है? जैसे पहली डेट पर प्यार की कस्में खा ली तो दिमाग अलर्ट दे देता है। ये स्पैम फिल्टर बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। एवोल्यूशन में अगर औरत झूठे प्यार पर यकीन करके प्रेग्नेंट हो जाती तो मर्द निकल जाता। कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव औरत के लिए लाइफ एंड डेथ था, इसलिए उनका दिमाग कमिटमेंट को अंडर इन्फर करता है। राइट। लेकिन डिसेप्शन से भी आगे एक और डार्क रियलिटी है, कोवर्शन और रेप। खासतौर पर यंग एडोलेसेंस में इसके असरात पूरी जिंदगी पर मुहित होते हैं, और मैरिटल रेप की हिस्ट्री भी बहुत डीप रूटेड है। बिल्कुल। अगर हम लॉर्ड हेल के पुराने लॉज देखें तो हस्बैंड पर रेप का चार्ज लग ही नहीं सकता था। आज लॉज चेंज हुए हैं, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान के कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज सामने आए जिन पर इंटरनेशनली बहस हुई। हम यहाँ पॉलिटिकल बायस नहीं रख रहे, जस्ट सोर्सेस को देख रहे हैं कि कंसेंट का मसला कितना कॉम्प्लेक्स है। सही। और इसका ट्रॉमा फैक्ट्स में वाज़ेह है। रेप विक्टिम्स में से लगभग 95% को PTSD होता है। उनकी पूरी लाइफ डिसरप्ट हो जाती है। लेकिन हीलिंग इंटरवेंशंस भी हैं। मेस्टन लैब की राइटिंग इंटरवेंशन बड़ी गेम चेंजिंग साबित हुई है। राइटिंग इंटरवेंशन यानी सिर्फ पास्ट ट्रॉमा को लिखने से अवर्सिव थॉट्स कम हो जाती हैं? ये कैसे होता है? जब विक्टिम्स पेपर पर डिटेल्स लिखते हैं तो अवर्सिव थॉट्स फियर सेंटर यानी अमिग्डाला से निकलकर
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आती हैं, जहां लॉजिक होती है। इससे मेमोरी का खौफ कम होता है। इसके अलावा अवर्सिव रेप फैंटेसीज भी एक कॉशन मैकेनिज्म है। अवर्सिव फैंटेसीज, कोई जानबूझकर अपने माइंड में टेरिफाइंग सिचुएशंस क्यों इमेजिन करेगा? ये मेंटल रिहर्सल है। जैसे हम फायर ड्रिल करते हैं, औरतें ऐसी रिस्की सिचुएशंस को इमेजिन करती हैं ताकि असल जिंदगी में हाइपर अलर्ट और कॉशियस रह सकें। ये दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। फैसिनेटिंग। जब हम देखते हैं कि सेक्स मेंटल ट्रॉमा का सबब बन सकता है, तो चैप्टर 11 सेक्सुअल मेडिसिन पर आना ज़रूरी है, जहां कंसेंशुअल सेक्स दरअसल जिस्म के लिए एक दवा का काम करता है। हाँ, ये यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट हैरानकुन है। मीडिया में हमेशा दिखाते हैं नॉट टुनाइट आई हैव अ हेडेक, और हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोइटल सेफेल्जिया हो सकता है, लेकिन एक्चुअली सिवियर माइग्रेन्स का ये एक पावरफुल नेचुरल इलाज है। या ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर सर दर्द में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तेज होगा तो दर्द तो बढ़ना चाहिए, फिर ये पेन किलर कैसे बन गया? क्योंकि ऑर्गेज़म के वक्त सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जो बिल्कुल मॉर्फिन की तरह काम करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि जी स्पॉट स्टिम्युलेशन से पेन थ्रेशोल्ड 40% तक बढ़ जाता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म के अंदर अपनी एक फार्मेसी है जिसका कोई बिल नहीं देना पड़ता। क्या वाकई बॉडी नेचुरल तौर पर माइग्रेन के लिए सेक्स प्रिस्क्राइब कर रही है? बिल्कुल। और बात सिर्फ सरदर्द की नहीं है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ में भी इसका रोल है। यूट्रस की कंट्रैक्शंस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज अप कर लेती हैं, जो क्रैम्प्स का सबब बनते हैं। नतीजा ये कि क्रैम्प्स खत्म और एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क भी कम। और इसके साथ एक और अहम चीज है, द चिल आउट इफेक्ट। आजकल स्ट्रेस में लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस के ओवरड्राइव में रहते हैं, जो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। हाँ, और इस टेंशन और एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए कुछ औरतें सेक्स को फिजिकल आउटलेट के तौर पर यूज करती हैं। सेक्स उस एसएनएस की एक्टिवेशन को काम करता है और माइंड क्लियर हो जाता है। असल में ये एक फिजिकल रिलीज है, जिसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाकई बेहतर हो जाती है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर इंसानी जिस्म और दिमाग ने हजारों सालों में सेक्स को एक ऐसी नेचुरल दवा, एक इकोनॉमिक टूल और एक कॉम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इवॉल्व किया है, तो मुस्तकबिल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी इंसानी टच के इन तमाम फायदों को परफेक्टली सिम्युलेट कर लेंगे, तो क्या तब भी इंसानों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी?